अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? खुश हैं? मज़े में हैं? ज़िंदगी में है मज़ा या मिल रही है गुनाहों की सज़ा? खुश हो? चलें सर, इब्तिदा करते हैं। आज की क्लास इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट क्यों है सर? इम्पॉर्टेंट इसलिए कि आज की क्लास में हम जो सवाल पढ़ेंगे वो होगा तकरीबन लास्ट टेस्टेड क्वेश्चन। सही है, वो था हमारा। उस अटेम्प्ट के बाद 4 अटेम्प्ट गुजर गई, ईपीएस को एग्जामिनर ने नहीं छुआ। सर वो कौन सा सवाल था? सवाल तो था समर 18 में लास्ट पूछा गया, विंटर 18 की अटेम्प्ट गुजरी, नहीं पूछा। समर 19 नहीं पूछा, समर विंटर 20 विंटर 19 नहीं पूछा, ये 3 अटेम्प्ट नहीं पूछा। फिर समर 20 की तो अटेम्प्ट ही नहीं हुई, और लास्ट हुई विंटर 20 की, उसमें भी नहीं पूछा। तो सर इसका मतलब ये है कि ईपीएस खास तौर पे जो जून 21 वाली अटेम्प्ट है उसमें कभी भी आमद आमद है। यस बेटा, कभी भी आमद आमद है। जब तक ये अब एग्जामिनर एक दफा, इससे पहले अगर आप देखें, हम देखते हैं ना 16 17 इन सब में पूछा, हर समर अटेम्प्ट में पूछ रहा था। समर 18 के बाद पता नहीं एग्जामिनर को क्यों इससे हो गई है नाराजगी। सही है सर, तो वो नाराजगी है, वो पूछ ही नहीं रहा। सही है, या तो मैंने कहा ना उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये कि सर उसके बाद से IFRS 15 और IFRS 16 लीजिस के ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू हुआ चीज़ों का, तो उसने वो पूछना शुरू कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर सर पूछने आ रहे सर, उस सवाल को हम शुरू करेंगे, लेकिन उस सवाल से पहले क्विकली एक दफा रिवाइज, ताकि चीजें क्लियर हो। बेसिक ईपीएस पास कराएगी, डिनोमिनेटर में 5 शरारतें हमने कहा, उनमें से सर 4 शरारतें ऐसी हैं जो पिछले साल की ईपीएस भी क्या कर देती हैं, रीस्टेट कर देती हैं। राइट इशू, बोनस इशू, स्प्लिट और कंसोलिडेशन। सर फिर हम और आगे बढ़े, और हमने कहा न्यूमरेटर में 2 ही चीजें आती हैं, एनसीआई का शेयर माइनस करना है बेसिक के केस में, और हमें क्या करना है सर? फिर हमने कहा कि हमें और चीज जो माइनस करनी है वो क्या है सर? जो हमें और चीज माइनस करनी है वो होता है प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल का डिविडेंड। सर फिर हम आगे करें, डाइल्यूटेड में हमने कहा 3 तरह के होते हैं पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। 3 तरह के होते हैं पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। सबसे पहले अब मैं बात करूंगा ऑप्शंस की। ऑप्शंस के केस में न्यूमरेटर का कोई इंपैक्ट नहीं होता, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ फ्री शेयर्स जो होते हैं वो आप ऐड कर लेते हैं। फ्री शेयर्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शन माइनस नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, और अगर कोई फ्यूचर का एक्सपेंस भी उनसे रिलेटेड होता है उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। हाँ या ना? ठीक है सर। फिर आगे बढ़े, फिर हमने कहा कि हम क्या करेंगे सर? फिर हम आगे बढ़े और हमने पढ़ा कि सर जो अगली चीज हम करने वाले थे, अगली चीज जो हम करने वाले थे वो क्या थी? अगली जो चीज थी वो थी, हमने कहा सर पोटेंशियल ऑर्डिनेशन प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल इररिडीमेबल जो थे हमने, कन्वर्टेबल अगर वो होंगे तो हमने कहा सर उनका जो न्यूमरेटर का इंपैक्ट होता था इररिडीमेबल का, जो माइनस करते थे उनका डिविडेंड, वो हम अब नहीं करेंगे। सही है, डाइल्यूटेड के केस में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर्स ऐड हो जाएंगे। कन्वर्टेबल लोन होगा तो हमने कहा उसके केस में हम क्या करते हैं सर? कन्वर्टेबल लोन के केस में हम जो है इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होता है वो हमने कहा अगर वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो हमारा सेफ होगा, तो उसको हम ऐड बैक करवाते हैं। लेकिन ऐड बैक कैसे करवाते हैं? नेट ऑफ टैक्स की सूरत में। सर फिर हम और हमने कहा डिनोमिनेटर में क्या होता है? डिनोमिनेटर में सर इसके ऊपर जो होता है वो ये होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स ऐड हो जाते हैं। सर फिर और आगे और बताएं सर, और अगर हम आगे आए और अगर हम और चीज़ों की तरफ मेरा बच्चा देखें, तो हमने कहा यार और चीज़ों में हमारे पास जो होता है वो ये होता है कि हमारे पास और चीज़ों में अगर हम देखें तो सर हमने कहा कि इसमें हमारे पास जो है कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स थे, उसमें मार्केट कंडीशंस भी होती थी, अर्निंग्स कंडीशन भी होती थी। अर्निंग्स में आपको टोटल देखना था, मार्केट में आपको दूसरे तरीके से देखना था। सर फिर हम और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए हमने कहा सर अगली चीज़ क्या थी? अगली चीज़ ये थी कि हमें जो है सर हमने देखा अगर जो है पार्टली पेड शेयर्स होंगे तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। सही है सर, ये भी हमने देख लिया था। फिर हमने सर देखा था पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स और इंक्रीजिंग रेट प्रेफरेंस शेयर्स, उनकी भी हमने कल की क्लास में जो है लास्ट क्लास में देखी चीज़। सर आज की क्लास में जो हम देखेंगे ना, वो एक सवाल आया और वो सवाल बिल्कुल नया नहीं था। उससे पहले अगर बच्चों को देखो मेरा बच्चा, हम आईएएस इसकी जो स्टैंडर्ड की भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल करेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा उस सवाल में और स्टैंडर्ड के एक एग्जांपल में किस हद तक मुमासलत है। तो सर अब क्योंकि वो सवाल आ गया तो हम वो सवाल कराएंगे और स्टैंडर्ड की जो एग्जांपल होगी वो आपका होमवर्क होगी। उससे पहले अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हम आखिरी क्लास जो मैंने रखी है वो उन्हीं कुछ एग्जांपल्स के लिए रखी है। कुछ एग्जांपल्स हैं कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स की जो कि हम देखेंगे आखिरी क्लास में, वो एग्जांपल्स हम आखिरी क्लास में देख रहे होंगे। तो सर ये चीजें क्योंकि अब ईपीएस आज की क्लास और उसके बाद इंशाल्लाह एक और क्लास में ईपीएस आपका हो जाएगा खत्म। सही है सर। फिर कुछ सवालात अगर हम छोड़ेंगे तो वो मैंने कहा ना कि हम करेंगे किसी और टॉपिक के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था एक सवाल हमने छोड़ा था। अब सुन ले, अब सुन लेना मेरा बच्चा। सर
अगला जो सवाल है ना उसमें पता है सिर्फ क्या चीज, अगर वो तुम्हें कहे क्वार्टर की ईपीएस निकाल दो, क्योंकि भाई क्वार्टर की भी तो ईपीएस निकलेगी, क्वार्टर के भी अकाउंट्स बनते हैं, क्वार्टर भी एक रिपोर्टिंग डेट है। या अगर तुम्हें कह दे हाफ ईयर की निकाल दो, या अगर तुम्हें वो कह दे 9 मंथ की ईपीएस निकाल दो। अब सर अगर वो डिफरेंट ईपीएस अगर आपको कहेगा ना निकालने का तो कोई मसला तो है नहीं, कॉन्सेप्ट तो वही है। बस एक चीज करना सर, जो हम पीरियड लेते हैं ना, पीरियड क्या लेते हैं, पीरियड, पीरियड को अब आपने जो भी लो डिवाइडेड बाई क्वार्टर के केस में 3 करोगे, क्योंकि क्वार्टर का मतलब क्या है, 3 महीने ना। हाफ ईयर के केस में जब भी तुम वेटेड एवरेज पीरियड लोगे, हाफ ईयर में डिवाइडेड बाई 6 करोगे और 9 मंथ में क्या करोगे, डिवाइडेड बाई 9। ये करना है सर। अगला जो सवाल है, अगले सवाल का नाम है टाइगर। क्या नाम है भैया अगले सवाल का, टाइगर। चलें सर, तो हमने कहा सर ये जो अगला सवाल है टाइगर लिमिटेड, उस सवाल पे हम आते हैं। और बस उस सवाल पे आने से पहले बस एक छोटा सा हम एक काम करेंगे सर, मैं हैंड आउट ये लैपटॉप क्योंकि कुछ तब्दील हुआ है, तो मैं लैपटॉप से जो है वो सवाल डाउनलोड कर लूँ ईमेल से। आपने बस मुझे 1 मिनट देनी है भैया। हाय अल्लाह सर, किस कदर सवालात आसान है सर। ये जो सवाल ये टेक्निकल भी था, इस सवाल में एग्जामिनर भैया का कहना था 100 में से 35%, 35% बच्चे जो हैं पासिंग मार्क्स ले पाए। ठीक है सर, कितने बच्चे मार्क्स पासिंग मार्क्स ले पाए, 30। इसका मतलब सर कुछ तो था इस सवाल में जो कि हटकर था नॉर्मल से। बिल्कुल सर, कुछ तो था इस सवाल में जो कि नॉर्मल से हटके था। बस सवाल मुझे 1 मिनट दे दे, मैं आपके सामने सवाल ले आऊँ ताकि जो है फिर वो सवाल हम देखें भी पढ़ें भी। और मैं आपको पूरा सवाल करने के लिए नहीं दूंगा, लेकिन टेस्टिंग तो बनती है ना सर, यहाँ पर भी टेस्टिंग तो बनती है, तो टेस्टिंग आपकी ज़रूर करवाएंगे, लेकिन पूरा सवाल आपको नहीं देंगे एक साथ। एक मिनट रुकना मेरा बच्चा, बस मैं वो सवाल निकाल लूँ जब तक। हाय अल्लाह, पुरानी यादें आ गई। मैं सवाल निकाल रहा था तो किसी ज़माने में FAR 2 में जब ये सवाल होता था तो मैंने TSA में जो है सवाल भेजा था, ये वो आ गया। चलें जी, 1 मिनट मेरा बच्चा, मैं उस सवाल को फिर से जो है ना वो देख लूँ अपने पास, एक मेल से दूसरी मेल से। सवाल का नाम है टाइगर लिमिटेड समर 18 का वो सवाल है सर। तो हमने कहा वो सवाल हम अभी देख लेते हैं और फिर हम उस सवाल को मज़ीद भी आगे लेकर जाएंगे। हाँ जी, चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं मेरा बच्चा। स्क्रीन शेयरिंग आपके पास ऑन हो रही है। पूछ क्यों है डाउनलोड होने से पहले भाई। चलिए सर, सवाल मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, टाइगर लिमिटेड हमारे हैंडआउट का सवाल है। चले सर, सवाल आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 51,
सवाल गोज लाइक दिस, पेज नंबर 17 पे सवाल है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू टाइगर लिमिटेड क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 17, हाफ ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स है। सवाल में फिर पढ़ रहा है ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 20 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, वर आउटस्टैंडिंग एज एट 1 जुलाई 2017, ठीक है जी। 4 मिलियन नए शेयर इशू हुए हैं 1 अगस्त 17 को एट अ मार्केट प्राइस ऑफ 355 पर शेयर। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के बारे में कह रहा है, सर ये तो ऑर्डिनरी शेयर और इसने कहा नए शेयर भी मैंने 1 अगस्त को इशू किए हैं, सही है। हाफ ईयर 31 दिसंबर को अगर एंड हो रहा है तो हमने कहा वो हाफ ईयर शुरू कब हुआ होगा, हमने कहा भैया वो हाफ ईयर शुरू हुआ होगा 1 जुलाई को। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं 1 नवंबर 2016, टीएल इशूड 0.8 मिलियन 7% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एट पार वैल्यू ऑफ रुपीज 1000 ईच, ठीक है जी। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर्स एट एनी टाइम प्रायर टू मैच्योरिटी डेट ऑफ 31 दिसंबर 2019 ऑन इंसेप्शन। Liability component was calculated rupees 760 on the date of issue. Prevailing interest rate for similar debt without conversion was 9%. फिर कह रहा है 50% of these bonds were converted into ordinary shares on 1 नवंबर 2017। सर इसका एक बॉन्ड हमने कहा कितने शेयर्स में कन्वर्टेड है, कितने शेयर्स में कन्वर्ट होगा ऑर्डिनरी, 3, एक बॉन्ड के बदले में 3 शेयर मिलेंगे, ठीक है सर, ठीक है जी। वारंट्स पे आए, हमने कहा 1 जनवरी 2016 टीएल शेयर इशूड शेयर वारंट्स गिविंग द होल्डर्स राइट टू बाय 6 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स एट रुपीज 340 पर शेयर, ठीक है जी। वारंट्स आर एक्सेसाइबल विद इन अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स। एप्लीकेबल टैक्स रेट कितना था, 30%। कंप्यूट, इसने ना कोई बात मतलब डिस्क्लोजर मांग रहा है, कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर टू बी डिस्क्लोज इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द फॉलोइंग पीरियड्स। इसने कह दिया क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 17 और हाफ ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। चले मेरा बच्चा, सवाल आपके सामने है, सवाल आपके सामने है। सबसे पहले आप सबने हमने कहा इसकी निकालनी है बेसिक ईपीएस। क्या निकालनी है, बेसिक ईपीएस। शुरू हो जाए, बेसिक ईपीएस निकालेंगे क्वार्टर की भी और हाफ ईयर की भी। क्वार्टर भी 31 दिसंबर है और हाफ ईयर भी है। चंदा जुलाई से लेकर दिसंबर हाफ ईयर 36 दिसंबर, और सेकंड क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वो भी, समझ रहे। क्वार्टर भी एक डेट पे खत्म हो सकता है, हाफ ईयर भी हो सकता है सर। शुरू हो जाए मेरा बच्चा, शुरू शुरू शुरू, गलती से डरे बगैर। आप सब इस सब सवाल को करने की रखते हैं सलाहियत। जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। सर क्या ये सवाल मुश्किल जरूर है सर, लेकिन ये सवाल मैं आपको बता दूं आईएएस के एक एग्जाम्पल से छपा हुआ था, आईएएस की एक एग्जाम्पल से छपा हुआ था ये सवाल। अब सर मैं आपको बता दूं ये सवाल बहुत सारे लोग करते भी नहीं है और ना कराते हैं बच्चे टीचर्स को, सही है सर, क्योंकि सर अब यही तो सवालात हैं जिनके अंदर हमने कहा कमालात है। आज की क्लास की ऑफर है, ऑफर नहीं, खैर मुझे कहीं कुछ काम है, वरना तो आपको बताया हम 9:30 तक क्लासेस खत्म कर रहे हैं आज, लेकिन आज की क्लास की ऑफर है, ये सवाल खत्म और क्लास खत्म इतना। लेकिन ये सवाल जब खत्म होगा तभी आपको पता चलेगा कि सर इस सवाल में सर थोड़ा बहुत IFRS 9 भी है, लेकिन वो भी आपको, कितने लोगों ने, कोई है ऐसा हम में जिसने FAR 2 पुरानी अटेम्प्ट में पढ़ा हुआ है, नई वाला नहीं पढ़ा हुआ, कोई है जिसने FAR 2 में IFRS 9 नहीं पढ़ा हुआ। अगर सर नहीं भी पढ़ा हो तो कोई मसला नहीं, मैं समझा दूंगा, उसका इम्पैक्ट डाइल्यूटेड में आएगा IFRS 9 का, बेसिक में मेरा चंदा नहीं है उसका इम्पैक्ट, तो टेंशन ना ले, सवाल कर मेरा बच्चा।
सर आपके पास बेसिक निकालने के लिए मैंने आपको 10 मिनट दिए, सुकून से आपने बेसिक निकालनी है, इनमें से 3-4 मिनट तो हो चुके हैं। तब तक हम भी अपने औजार तेज कर लें, मतलब हम भी सर जो है कुछ तो कर लें। चले मेरा बच्चा, जिन अजीम हस्तियों ने अभी अभी ज्वाइन किया है वो भी सर सवाल कर सकती हैं। आई किसी की बेसिक ईपीएस, आई किसी की बेसिक ईपीएस। चाहिए बता दे यार, हीरो अगर हो जाए। बेसिक ईपीएस क्वार्टर का सवाल है सर, ये क्वार्टरली वाला सवाल है। पास कराएगी बेसिक ईपीएस।
आई किसी की भाई, बेसिक ईपीएस। 1 मिनट और दे रहा हूँ, बस 1 मिनट और है मेरा बच्चा, 1 मिनट। क्वार्टर की आ गई या घूम गए? ये सवाल लगा दूसरा, दूसरा भी नहीं या तीसरा। चले सर, अब हमने कहा सवाल में क्या चीज अलग थी, इस सवाल में हम बोर्ड पे करेंगे। अभी हमने कहा सिर्फ हमने की है बेसिक ईपीएस। मैंने आपको कहा सवाल हट करे, अब तक का मुश्किल सवाल है। मुश्किल इन द सेंस कि सर ये सवाल आखिरी दफा उसने दिया, उसने कहा 35%, 13 मार्क्स का सवाल था, 35% बच्चा जो है इस सवाल में कितने मार्क्स ले सका है सर? 35% बच्चा इस सवाल में ले सका है कितने मार्क्स? 6.5। हाफ ईयर की एक बच्चे की आ गई है सर, बेसिक ईपीएस आई है उसकी 10.072। सही है सर। और डाइल्यूटेड क्वार्टर की उसकी नहीं आई है। हमने कहा चलें सर देख लेते हैं कौन सही है और कौन गलत। सर पास कराएगी बेसिक ईपीएस। सर मेरी बात सुने, मेरी बात समझो मेरा चंदा। तुम्हें जो है ना मैंने एफएफआर में चीज सिखानी है, इसमें नहीं इंशाल्लाह सभी पेपरों में पासिंग मार्क्स अप्रोच, पास होना सीख लो। सवाल मुश्किल आया ना सर, अगर 13 नंबर का सवाल था, आप यकीन माने इसके 4 से 5 नंबर इसमें थे बेसिक ईपीएस के। अब बेसिक ईपीएस तुम निकाल सकते हो, बेसिक ईपीएस में तो कोई परेशानी कोई दिक्कत है ही नहीं। उसने कहा भैया मुझे बेसिक ईपीएस दे दो, हमने कहा अभी देते हैं। हमने कहा बेसिक पे आए, पहले हम बात कर रहा हूं मैं क्वार्टर की। किसकी बात कर रहा हूं? क्वार्टर की। ठीक है सर क्वार्टर की बात करें आप। हमने कहा बेसिक प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल पे आए, वेटेड एवरेज पे आए, वेटेड एवरेज पे आए और ईपीएस पे आए। सर मुझे एक बात ये बताएं, मुझे एक बात ये बताएं सर, सवाल को पढ़ेंगे सर, क्या क्वार्टर का प्रॉफिट हमें गिवन है 140। अब मुझे बताओ सर क्वार्टर के प्रॉफिट के अंदर क्या कोई इंपैक्ट, क्वार्टर के प्रॉफिट के अंदर अर्निंग्स के अंदर न्यूमरेटर में कोई इंपैक्ट आएगा क्या? कोई हमने कहा प्रेफरेंस शेयर्स है रिडीमेबल? नहीं है। क्या एनसीआई का हिस्सा है? नहीं है सर। आपने तो बताया था बेसिक के लिए तो न्यूमरेटर में 2 ही तरह की शरारतें हैं, तो हमने कहा कोई इंपैक्ट नहीं है। तो हमने कहा जिंदगी क्या हो गई सर? गुलजार है ना सर। तो हमने कहा ये आ गया 140। सही है सर। ये हमने कहा बेसिक की कैलकुलेशन के लिए ये तो आ गया 140। सर वेटेड एवरेज शेयर्स पे आते हैं। सही है सर, इब्तिदा करें? बिल्कुल करते हैं। मैंने आपको कहा सर क्वार्टर का मतलब क्या है? 3 महीने का पीरियड, तो अब आप पीरियड में लेंगे 3 महीने। सही है सर। आए सर, क्या इस सवाल में कोई बोनस है? बोनस है इस सवाल में? है या नहीं है भाई बोनस? नहीं। राइट है? नहीं। बस अब क्या है सवाल के अंदर? नंबर ऑफ शेयर्स है, पीरियड है। एक इशू वो कर रहा है अगस्त के अंदर। किसके अंदर कर रहा है? अगस्त के अंदर कर रहा है। और हमने कहा दूसरा, हमने कहा सर क्वार्टर का मतलब है अक्टूबर टिल दिसंबर। मानते हो इस बात को? है ना सर। हमें तो इस पीरियड, नंबर ऑफ शेयर्स है, पीरियड है और हमने कहा वेटेड एवरेज शेयर्स है। सर बस इतना सा, इतना सा। इधर देख ले भाई, इधर देख ले। हमने कहा नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे सर? हमने कहा 20 मिलियन, जो उसने 1 जुलाई का बैलेंस बता दिया, हाँ या ना? यस सर। 1 जुलाई को उसने हमें चीख चीख के बता दिया कि सर नंबर ऑफ शेयर्स है 20 मिलियन। सही है। 4 मिलियन अगस्त में शुरू किए जब 4 मिलियन, तो हमने कहा 1 अक्टूबर को भी वो 24 मिलियन 4 मिलियन होंगे ना। तो सर टोटल कितने शेयर्स थे? 24 मिलियन। अब हमने कहा कि सर ये कितने टाइम तक 24 मिलियन रहे? 1/3 आपने मार दिया, ये हो गया 8। ठीक है सर। अब मैं आगे आ रहा हूं, सबकी तवज्जो इधर। हमने कहा ये हो गया 1/3 और ये हो गया 8। आगे आए, फिर हमने कहा सर 24 मिलियन तो पुराने शेयर थे, कुछ बॉन्ड्स भी कन्वर्ट हुए इस पीरियड में, हाँ या ना? यस सर। हमने कहा कुछ बॉन्ड्स भी कन्वर्ट हुए और बिल्कुल हुए। अब हमने कहा सर वो कितने बॉन्ड्स कन्वर्ट हुए वो भी हम देख लेते हैं। हमने कहा सर जो बॉन्ड्स कन्वर्ट हुए हैं वो बॉन्ड्स कन्वर्ट हुए हैं हमारे पास 1 मिलियन। 1 नवंबर 2016 को टीएल इशूड 0.8 मिलियन 7% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एट पार वैल्यू ऑफ ₹1000 ईच। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 3 ऑर्डिनरी शेयर्स एट एनी टाइम प्रायर टू मैच्योरिटी डेट ऑफ 31 दिसंबर 2019।
3 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होगा एक बॉन्ड, तो वो कह रहा है 50% ऑफ दीज बॉन्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स ऑन 1 नवंबर 2017। ठीक है सर, 1 नवंबर 2017 को हमने कहा 50%, टोटल थे कितने 0.8 मिलियन, 8 लाख थे, उस 8 लाख का 50% कितने हुए 4 लाख। आपने कहा सर वो जो 4 लाख बॉन्ड्स थे, एक के बदले में 3 शेयर मिल गए, है ना सर। एक बॉन्ड के बदले में क्या कह रहा है, ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 3 शेयर्स, तो एक बॉन्ड के बदले में 3 शेयर्स मिले, तो आपने कहा नए शेयर्स आ गए 1.2 मिलियन, सही है सर। तो 24 प्लस 1.2 25.2 शेयर्स आपके पास हो गए हैं। ठीक है सर, और ये कितने टाइम के लिए रहे, क्वार्टर की बात करूं तो फिर नवंबर दिसंबर 2 महीने के लिए रहे, और हमने कहा ये कितना हो गया, जल्दी बताओ। 25.2 इंटू 2/3 16.8, तो हमने कहा टोटल 24.8 के शेयर्स हो गए, 140 24.8 कितना आ गया, ले जी 5.64, तो हमने कहा सर ये आ गए 5.6, ये तूने 13 में से 1.5-2 नंबर पक्के किए, है ना सर। ये पासिंग मार्क्स अप्रोच है, ये सी क्या ये मुश्किल था सर। जब क्वार्टर की बात की मैंने बता दिया 3 महीने का पीरियड, सर ये हो गई क्वार्टर, जल्दी से हम अब करेंगे हाफ ईयर भी। हमने कहा सर अब तो कोई मसला ही नहीं है, हाफ ईयर की जब तुम ईपीएस पे आए तुमने कहा सर यही चीजें तो चाहिए, हाफ ईयर का मतलब है जुलाई से लेकर दिसंबर तक, ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक। आपने कहा बेसिक आ गई, ठीक है जी, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल, वेटेड एवरेज और ईपीएस, ठीक है सर। अब हम आए और हमने कहा बेसिक प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल, बेटे हमने कहा सर प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल हाफ ईयर का कितना गिवन है सवाल में, 230, भाई बोलते क्यों नहीं हो, 239, यस अब बोले। हमने कहा सर 239, सही है सर। ये हमने कहा इसके लिए हमने कर दी वर्किंग वन, वेटेड एवरेज शेयर्स के लिए प्रेजेंटेशन सीख, मेरा बच्चा प्रेजेंटेशन जरूरी है। वर्किंग टू पे तो आया, तूने यहाँ पर खींची एक लाइन, अब तो आया हाफ ईयर, नंबर ऑफ शेयर्स, पीरियड, वेटेड एवरेज। चले भाई, अब हाफ ईयर का मतलब है जुलाई, हाफ ईयर का मतलब क्या है, जुलाई से शुरू हुई है तुम्हारी कार्रवाई, तो जुलाई में कितने शेयर्स थे जल्दी बताओ अली हैदर, 20 थे, 20 मिलियन थे। और आपने कहा सर नए शेयर्स 1 अगस्त को इशू कर रहा हूं ना मैं, तो मैंने कहा एक महीना कितने रहे, पीरियड लूंगा आप 6 के, उसमें 1 डिवाइड से कितना हुआ 3.3, ठीक है सर। फिर मैंने कहा सर 20 थे, 4 और आ गए 24, अब ये रहे अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीने, है ना सर, 3/6, सही है सर। फिर हमने कहा नए शेयर आ गए इसी हिसाब से, 24 थे प्लस 1.2 नए शेयर्स आए 25.2, ये कितना टाइम रहे 2 महीने, जल्दी बता दे ये कितना है 12, टोटल कितने हो गए वेटेड एवरेज शेयर्स, कितना हो गया टोटल, सर ये हो गई हमारी बेसिक ईपीएस इसकी। सर क्या ये इजी था या मुश्किल था, क्या क्या चीज थी जो उन हजरात को रोक रही थी जिन्होंने अब तक ये नहीं किया था, कहां फंस गए थे जरा बताओ, हमें भी तो पता चले सर, कहां फंस गए थे और क्यों फंस गए थे। सर ये तो हो गई बेसिक, सर इतना आसान है, यस सर इतना आसान है, बेसिक तो इसमें यही था। हाँ सर डाइल्यूटेड में कुछ है मसाइल,
यासीर मेरा चंदा RIBF क्यों आएगा, क्यों आएगा RIBF मेरा बच्चा? हमने कहा सर मार्केट प्राइस पे इशू कर लें 355 पे ना, जो 4 मिलियन शेयर्स हैं 1 अगस्त 2017 को हमने किया वो मार्केट प्राइस पे इशू किया। जब मार्केट प्राइस पे इशू होता है तो राइट इशू कहां से आएगा? ठीक है चंदा, कर लिया कॉपी तो लिख दो CC और बढ़ जाए आगे। अजान भी हो रही, 1 मिनट अजान के लिए भी रुक जाते हैं। एक मिनट बस अजान के लिए रुके, इसके बाद बढ़ रहे हैं आगे मेरा बच्चा। बढ़ो आगे। चले जी, अजान हो गई मेरा बच्चा, बढ़ जाए आगे जल्दी, हाँ या ना, जल्दी जल्दी जल्दी। अब सुनिएगा, चले सर आगे बढ़ रहा हूँ मेरा बच्चा, आगे बढ़ रहे हैं। और हमने कहा अब आगे है, हमने कहा क्या कह रहा है ये शख्स हमसे, बेसिक ईपीएस। उम्मीद करता हूँ आप दोनों के केस में क्लियर हो गए कैसे निकलना है। सही। अब आते हैं सर डाइल्यूटेड में। डाइल्यूटेड में हमारे पास यहाँ पर दो चीजें, हमारे पास सर डाइल्यूटेड में दो चीजें हैं। एक हमने कहा ऑप्शंस हैं, वारंट्स जिसको हम कहते हैं, ऑप्शंस का दूसरा नाम है। और हमने कहा दूसरी चीज क्या है सर, दूसरी चीज है हमारे पास जो है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है। अब आते हैं सर वारंट्स और ऑप्शंस जो है ना, उसके अंदर एक चीज होती है, एक चीज होती है। पीर मोहम्मद शायद अभी नहीं है क्लास में और वो शायद ऑनलाइन लेगा। सही है सर। अब हम आते हैं सर, उसने एक सवाल पूछा था किसी जमाने में, उसने हमने कहा था बाद में आ जाएंगे हम उसके ऊपर बात करेंगे। सर ऑप्शंस और वारंट्स जो होते हैं ना, उनके बारे में एक चीज होती है, वो कॉमन सेंस की चीज है। देखो जहां जहां जिंदगी में कॉमन सेंस की जरूरत पड़े ना, अप्लाई कर लिया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने कहा ऑप्शंस और वारंट्स होते हैं इन दी मनी, और ऑप्शंस ऑफ वारंट होते हैं आउट ऑफ मनी। सर कहना क्या चाहते हैं आप सुनिएगा। सर ये जो ऑप्शंस और वारंट्स अगर इन दी मनी होंगे, सिंपल कॉमन सेंस की बात है, तो इसका मतलब है वो एक्सरसाइजेबल होंगे। इसका मतलब है कि उनको आप एक्सरसाइज करेंगे, सही है, तो आपको जो है फायदा होगा। हमने कहा ये एक्सरसाइजेबल होते हैं और ये नॉट एक्सरसाइजेबल होते हैं। सर एग्जांपल दे, मैं आपको पहले एग्जांपल दूंगा। आपने लिया जो है एक वाउचर, आजकल चल रहा है ना, सेवियर है, बोगो है, वाउच 365 है, सुना होगा इनके बारे में आपने, सुना है? सेवियर है सर, ये होते हैं बाय वन गेट वन फ्री। वाउच 365 है, ये भी है। सेवियर है कि आप जाएं और आपको फलानी चीज़ इतने % डिस्काउंट पे मिलेगी। अब हुआ ये कि आपने लिया एक वाउचर, सेवियर का ले लिया आपने, मेरे दोस्त की वजह से सेवियर, इसलिए मैं मार्केटिंग भी थोड़ी कर दूँ, सही है सर। खैर, तो हमने कहा नहीं, सेवियर का जो है अगर आपने वाउचर लिया, सेवियर का आपने वाउचर लिया, उसने कहा कि भाई आप जाओगे और कोलाची पे हमारा ये वाउचर, हमारी ये एप्लीकेशन दिखाओगे, उसकी गोल्ड मेंबरशिप आपके पास है, और 2 लाख की चीज हम आपको, मतलब 2 लाख, हम आपको जो है 2000 की चीज देंगे 1200 रुपए में, 40% ऑफ। क्या देंगे? 40%। उसने सपोज कर आपको पिज्जा हट का उसके अंदर वाउचर है कि भाई आप जो है इस वाउचर के थ्रू, इस जो है कोड के थ्रू 2000 की चीज लेंगे 1200 पे। अब पिज्जा हट पे ये आप, उसने आपको दे दिया, आपने उससे मेंबरशिप भी ले ली इस चीज़ की, गोल्ड मेंबरशिप। अब हुआ ये कि सर ये ऑफर पूरे साल के लिए थी, लेकिन मार्च में इंडिपेंडेंस डे के नाम से पिज़्ज़ा हट ने वैसे ऑफर निकाल दी
कि आपके टोटल बिल का 50% ऑफ है। टोटल बिल का क्या है, मार्च में 50% ऑफ। अब आप एक आदमी है, आपके पास सेवियर का एक वाउचर है, उसमें अगर आप जाते हैं और आपने कहा 2000 का पिज्जा है, उसके थ्रू लेने जाऊंगा तो कितने का बनेगा, 1200 का, 40% ऑफ के बाद, 40% ऑफ के बाद, ठीक है सर। लेकिन अगर मैं वैसे जाऊं नॉर्मल लेने, मैं वैसे जाऊं नॉर्मल लेने अब मार्च के अंदर, तो 50% ऑफ है, कितने का बनेगा, 1000। अब मुझे बताओ, तुमने सेवियर की एप्लीकेशन यूज करोगे तो तुम्हें 40% ऑफ मिलेगा टोटल प्राइस पे। नॉर्मल तुम जाओगे मार्च में तो कितने का मिलेगा, 50%। अब तुम गए पिज्जा हट खाने मार्च में अपने दोस्तों को ट्वीट देने, तुमने उनको पूछा कितना डिस्काउंट है, उन्होंने कहा 50%। तुमने अपनी सेवियर की ऐप में देखा, उसने कहा 40%। तुम होशियार बने, तुमने कहा अच्छा ये ले लूं और इसका 40%, उसने कहा नहीं नहीं बेटा, डिस्काउंट तो एक ही मिलेगा। या तो तू मार्च में इंडिपेंडेंस डे का हमसे डिस्काउंट ले ले, तो मार्च वो तो तुझे मिलना ही है। अगर तू कहता है नहीं वो डिस्काउंट ना दो तो हम तुझे देंगे 40% वाला डिस्काउंट। तो तुम अगर एक नॉर्मल आदमी हो, तुम कौन सा डिस्काउंट लोगे, 40% या 50%? 50%, है ना सर, ऐसा ही है सर। यहाँ पर भी ऑप्शंस के केस में भी ऐसा ही होता है भाई, कंपनी आपको फ्यूचर के ऑप्शंस देती है। क्या देती है, फ्यूचर के ऑप्शंस। अब आपको देखना होता है वो ऑप्शन एक्सरसाइजेबल है भी या नहीं है रिपोर्टिंग डेट पे डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर की कैलकुलेशन में। अब आपने कहा सर इस वक्त अगर एक चीज की नॉर्मल मार्केट प्राइस 330 रुपए चल रही है एक शेयर की, और ऑप्शन के तहत में वो ले सकता हूं कितने में, 340 में, सही है। तो आप बताएं, अगर आपको एक कंपनी का शेयर 330 में नॉर्मल मिल रहा हो और कंपनी ने आपको ऑप्शन दिया उसके तहत आप 340 में लेंगे, तो आप क्या करेंगे, मार्केट से 330 में उठाएंगे या कंपनी से लेंगे 340 में? जल्दी बताओ क्या करोगे, मार्केट से उठाओगे या कंपनी से लोगे? सर मार्केट से उठाओगे। तो आए सर, अब मैं अगर डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर की कैलकुलेशन पे आऊं, तो उसमें आप देखें क्वार्टर के एवरेज मार्केट प्राइस सवाल में गिवन है, कितनी है, 330, ऐसा ही है सर। जब कि अगर आप देखें ऑन 1 जनवरी 2016 को टीएल ने इशू किए हैं वारंट्स गिविंग द होल्डर्स राइट टू बाय 6 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स एट 340 पर शेयर, वारंट्स आर एक्सरसाइजेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years। तो आपने कहा कि सर क्वार्टर के लिए तो ऑप्शंस जो हैं आउट ऑफ मनी है, क्या है, आउट ऑफ मनी। तो सर अगर 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 मेरे रिपोर्टिंग पीरियड पे एक जो है पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं ऑप्शंस, और ऑप्शंस अगर आउट ऑफ मनी होंगे तो मैं उनको डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर की कैलकुलेशन में कंसीडर, इसका मतलब है क्वार्टर के लिए मैं उनको डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन में नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि भैया ऑप्शंस के तहत क्वार्टर की अगर अभी मैं बात करूं, इसको दो हिस्सों में सवाल को तोड़ दो, क्वार्टर हाफ ईयर 340 का मुझे ऑप्शन के तहत मिल रहा है, वैसे मार्केट से लूं 330 का, तो मुझे सर कौन से पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं वो चीज जो है ऑप्शन के थ्रू लूं 340 से? मैं तो सिंपल आम आदमी हूं, मार्केट पे उठा लूंगा, ठीक है सर। तो इसका मतलब है डाइल्यूटेड, देखो ये सवाल टेक्निकल या मुश्किल है, यूजुअली तुम देखिएगा कि बच्चों ने किया हुआ ही नहीं होता, पूरा ईपीएस कर लेते हैं सवाल, क्यों सर, टेक्निकल है, लेकिन हमें करना है ताकि कॉन्फिडेंस लेवल हो हमारा। तो हमने कहा हम सर क्या करेंगे, क्वार्टर के लिए हम बोलेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस में ऑप्शंस आउट ऑफ मनी थे, टाटा बाय बाय, इसको लर्निंग आउटकम के तौर पे भी लिखाएंगे, बल्कि अभी लिख लो, अभी लिख लो। इफ ऑप्शंस आर आउट ऑफ मनी, आउट ऑफ मनी का मतलब है नॉट एक्सरसाइजेबल, उनकी जो एक्सरसाइज आउट ऑफ मनी का सर दूसरी फॉर्म ये है, आउट ऑफ मनी का मतलब दूसरी फॉर्म ये है कि एक्सरसाइज प्राइस इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस। तो आम आदमी क्यों एक्सरसाइज प्राइस पे लेगा, वो मार्केट पे लेगा। और हिंदी मनी का मतलब ये है कि मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है सर। तो हमने कहा आम आदमी नहीं लेगा, तो अब लर्निंग आउटकम के तौर पे आपने लिखना है, ये कॉपी बाद में कर दिएगा, कि इफ ऑप्शंस आर आउट ऑफ मनी, if options are out of money in reporting period, then they will not be considered
then they will not be considered then they will not be considered in computing diluted EPS। चले सर, हमने कहा अब आए सर, हमने कहा ये कॉन्सेप्ट तो हमने ले लिया। अगर आपको ये चीज कॉपी करनी है तो ये भी चीज जल्दी से आप कॉपी कर लें कि इन दी मनी और आउट ऑफ मनी क्या चीजें। वैसे IFRS 2 में इंशाल्लाह में अच्छे से समझ में आएगा जब हम वो करेंगे, बट मतलब है यही चीजें, लेकिन वहां पे इनकी। सर अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं बेसिक के नीचे से जो है ना ये चीज हटा रहा हूं, ठीक है जी। सर अब हम आ रहे हैं और क्वार्टर की हम बढ़ रहे हैं डाइल्यूटेड की तरफ। जब आप डाइल्यूटेड की तरफ बढ़े तो आपके दिमाग में एक चीज आई। क्या चीज आई सर? आपके दिमाग में एक चीज आई, और वो एक चीज ये थी कि डाइल्यूटेड के केस में कितने पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर थे। आपने कहा ऑप्शंस, लेकिन ऑप्शंस क्या हैं? आउट ऑफ मनी, टाटा बाय बाय। अब एक ही चीज है, अब कन्वर्टेबल बॉन्ड। सबकी तवज्जो चाहूंगा मेरा बच्चा, प्लीज 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 प्लीज, सबकी तवज्जो। आपने कहा सर ये जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है ना, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं उसमें दो चीजें हैं। एक न्यूमरेटर में होगा उसका इंटरेस्ट का इम्पैक्ट, जो कन्वर्ट नहीं हुए उनका, और दूसरी चीज क्या होगी? हमने कहा सर एक न्यूमरेटर में उनका इंटरेस्ट का इम्पैक्ट होगा, और दूसरी चीज जो होगी वो होगी सर नंबर ऑफ शेयर्स ना। अब सुनना, ये टेक्निकल सवाल है मेरा बच्चा, मैं पहले इनकी नंबर ऑफ शेयर्स को टारगेट कर रहा हूं क्योंकि न्यूमरेटर के इम्पैक्ट में IFRS 9 इन्वॉल्व है। अब मेरा सवाल तुमसे क्या है सर, टोटल बॉन्ड्स कितने थे? 0.8 मिलियन, मानते हो? हमने कहा सर इसमें से 0.4 मिलियन कन्वर्ट हो गए कब? नवंबर में, सही है जी। और रिमेनिंग 0.4 मिलियन, रिमेनिंग 0.4 मिलियन कन्वर्ट नहीं हुए। सर इसका मतलब है इसका इंपैक्ट आएगा, इसका इंपैक्ट आएगा 3 महीने का। ये अनकन्वर्टेड में कह सकता हूं इसको, है ना सर? भाई जैसे अब तक हमने पिछले सवालों में किया ना, इनका इंपैक्ट आएगा पूरे 3 महीने का, और इसका इंपैक्ट आएगा 1 मंथ का। क्लियर हो मेरा बच्चा? इसका इंपैक्ट पूरे 3 महीने का, क्योंकि हम अज्यूम करेंगे अगर ये 0.4 मिलियन शेयर्स पूरे क्वार्टर कन्वर्टेड होते तो क्या होता, इनके बदले में कितने शेयर आ जाते, हम वो देख लेते। ठीक है सर, इसका इंपैक्ट आएगा सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का, कि सर अगर 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 ये सिर्फ इसी 1 महीने अगर कन्वर्ट हो जाते तो हमने कहा कि इसका क्या इंपैक्ट होता। अब सुनना, बड़ा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैं इसका इंपैक्ट निकाल लूंगा, अभी कॉपी नहीं, इसको बस मिटा रहा हूं। ऑप्शंस वारंट्स वाली चीज को मैं मिटाने लगा हूं। हाँ कौन सा? नहीं ये तो बेसिक का है, ये बेसिक का चल रहा है ना 24.8। अब हम डाइल्यूटेड के लिए आ रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर। चले सर, अब सबकी तवज्जो, टेक्निकल सवाल है मेरा बच्चा, टेक्निकल सवाल है। ये सवाल कर डाला तो लाइफ में मजा आ गया। सही है सर? हमने कहा, इधर देखें बोर्ड पे, हमने कहा वेटेड एवरेज शेयर्स के लिए अगर मैं आऊं क्वार्टर के, सही है, डाइल्यूटेड की वर्किंग के लिए। वैसे ही वर्किंग डायरेक्ट वहां पर भी कर सकता था, लेकिन अलग से भी हमने कहा कर दे तो अच्छा है ना सर? बेसिक के हिसाब से कितने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स थे मेरा बच्चा आपके पास? बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, हाँ अक्टूबर के स्टार नहीं, हमने कहा टोटल, हम तो बेसिक के हिसाब से जो वेटेड एवरेज शेयर है वो कितना है? 24.8। हाँ 24 टोटल बेसिक, ये जो कन्वर्ट हो गए, कन्वर्ट होने के बाद आए ना सर 24.8, जो मैंने नीचे से यहाँ पे फिगर की थी। अब सुनिएगा सर, पहले मैं आता हूँ प्रेफरेंस शेयर्स, ओ बॉन्ड्स वो लेता हूँ जो पूरा टाइम अनकन्वर्टेड है। अगर बॉन्ड्स अनकन्वर्टेड का इंपैक्ट ले रहा हूँ मेरा बच्चा, जहां कोई चीज समझ में नहीं है मुझे फौरन बताना, ये टेक्निकल सवाल है। बॉन्ड्स जो अनकन्वर्टेड थे 0.8 में से ये 0.4 मिलियन के बॉन्ड्स पूरे 3 महीने क्या रहे? अनकन्वर्टेड रहे। सही है सर?
आपने इनका इम्पैक्ट लिया 0.4 इंटू 3, क्योंकि एक बॉन्ड के बदले कितने शेयर्स मिलेंगे, 3, नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 1.2 इंटू 3/3, पूरे 3 महीने का इनका इम्पैक्ट आ गया, वो आ गया 1.2। सही है सर, कॉपी नहीं, 1.2 का इम्पैक्ट आ गया। फिर आपने कहा वो बॉन्ड्स जो के कन्वर्ट हुए, कब कन्वर्ट हुए, नवंबर में, इसका मतलब है अक्टूबर में वो अनकन्वर्टेड थे। याद है हम क्या करते थे, जो शेयर्स कन्वर्ट हो जाते थे साल के दौरान, तो जितना पीरियड वो अनकन्वर्टेड थे उनका इंपैक्ट लेते थे। तो यहाँ पे साल की जगह रिप्लेस कर दो क्वार्टर से। तो हमने कहा ये जो 0.4 मिलियन वाले शेयर्स थे हमारे, जो कि नवंबर में क्या हुए, कन्वर्ट हुए, तभी उनका 2 महीने का 0.8 का इम्पैक्ट आ गया। हमें लेना है इनका 1 महीने का। 0.4 मिलियन शेयर वो बॉन्ड्स थे, इनके बदले में भी एक के बदले में 3 शेयर्स थे, तो 1.2 का 2/8 तुम ले चुके थे उसकी उसमें वर्किंग्स में, लेकिन हमने कहा इसका तुम जो इम्पैक्ट लोगे अभी 1/3 का, तो ये आ गया आपका कितना, 2/0.4 आ गया, कितना आ गया ये, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ रहे हैं। बॉन्ड्स को अगर आप अज्यूम करें ये कन्वर्ट हो जाते क्वार्टर के शुरू से, तो आपने कहा जो 4 मिलियन अनकन्वर्टेड थे उनके बदले में 1.2 मिलियन बॉन्ड्स आ जाते, शेयर्स आ जाते, और जो साल के दौरान कन्वर्ट हो गए अगर वो भी अक्टूबर में कन्वर्ट हो जाते तो 0.4 मिलियन शेयर्स और वेटेड एवरेज में आ जाते। टोटल आपके पास वेटेड एवरेज शेयर्स के अंदर इजाफा हो जाता बॉन्ड्स कन्वर्जन की वजह से 1.6 का। कितने का इजाफा हो जाता, 1.6 मिलियन शेयर्स का। और वो कैसे होता, उसकी वर्किंग ये है कि हमने कहा 0.8 मिलियन टोटल थे, 0.4 नवंबर में हुए, तो इनका 1 महीने का इम्पैक्ट आएगा, और ये 1 महीना अक्टूबर था, और इसका पूरे 3 महीने का, तो हमने कहा इसके शेयर हो जाएंगे 26.4। ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है सर, ये वेटेड एवरेज शेयर्स क्लियर है तो भाई लिख दो सीसी। 0.8 का 50% लिया था तो वो 0.4 था। हमने देख यहाँ पे 1/3 किया है ना, तो बेसिक के अंदर 2/3 का इम्पैक्ट आ गया था इसका, 1/3 का इम्पैक्ट डाइल्यूटेड में आ गया पीरियड से। और ये 0.4 था जिनका तो बेसिक के लिए अनकन्वर्टेड है, से कन्वर्ट ही नहीं हुए नवंबर में भी, इनका तो आया ही नहीं है ना, तो ये रिमेनिंग 50% है, इसका इम्पैक्ट ये है। चले भाई, अगर सब क्लियर है तो लिखते जाएं सीसी। समझा, तो ये हमने कहा कि सर ये आ गया क्वार्टर का इम्पैक्ट, इसका किसका इम्पैक्ट आ गया, इसका क्वार्टर का इम्पैक्ट आ गया। चलो मेरा बच्चा ये कॉपी कर लो, नमाज का भी ब्रेक लेते हैं, और नमाज के नहीं सर, हम नमाज का ब्रेक लेंगे 10-15 मिनट का, क्योंकि ये सवाल में अभी और इसके अंदर शरारते हैं सर। क्या शरारते हैं सर, अभी आपने कहा सर इसके इंटरेस्ट के अंदर पूरा IFRS 9 आ जाएगा, तो सर नमाज का ब्रेक, क्विक नमाज का ब्रेक लेकर आएंगे, जल्दी से आ जाओ, 15 मिनट के बाद इसको हम बढ़ेंगे आगे सर करके। जल्दी से नमाज का ब्रेक लेकर हम मिलते हैं मेरा बच्चा। हाँ ठीक है मेरा बच्चा, यहाँ तक अगर आप लोग क्लियर है तो आए सर। अब जरा IFRS 9 में डुबकी लगाते हैं। ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी के केस में, IFRS 9 में, लेकिन पुरानी बात हो गई, इंशाल्लाह फिर रिवाइज करेंगे। सर अभी भी बड़ा सिंपल है, जो कल हमने इंक्रीजिंग रेट पढ़ा था ना, उससे थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन मैंने कहा ना हर सवाल हम ये छोड़ नहीं सकते कि भाई एंड में करेंगे, तो एंड में क्या कुछ करेंगे, है ना सर। तो हमने कहा यहाँ तो मिलती जुलती चीजें हैं। IFRS 9 में देखेंगे कहीं IFRS 15 आ रहा होगा, तो हम बोलेंगे यार ये सवाल वहां पर बाद में करेंगे, लेकिन अगर वो हो सका तो उसी टाइम कर लेंगे, ताकि सर अगर हर सवाल एक चीज तो होती है, वो सवाल छुड़वा ही दो, बच्चे के अच्छों को नहीं पता चलेगा, बोलेगा भाई यार सर चलो कोई नहीं। लेकिन सर एक चीज होती है, आप करवा सकते हो करवा दो, या तो कह दो बच्चे को लिख लो, या हमें बाद में करना है। सही है सर, जैसे कुल मिला के 2 चीजें ऐसी होंगी जो मैं आपको कहूंगा कि हमें बाद में करनी है, एक ये और एक एग्जाम्पल है IAS की, जिसमें कंसोलिडेशन में सब्सिडी ने भी शेयर दे चुकी है, और फिर हमने कहा दोनों का मिला के EPS निकलेगा कंसोलिडेटेड, उसका वो हम करेंगे बाद में। सर ये एग्जाम्पल अभी हम कर सकते हैं। अब सर उम्मीद करता हूँ ये वर्किंग आपको क्लियर हो गई होगी। सही है सर, क्लियर नहीं है तो मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरा बच्चा कॉल कर सकते हो, लेकिन ये चीजें क्लियर करो। टेक्निकल सवाल था, टेक्निकल सवाल था। सही है सर, आए सर बच्चे ने ठीक ठाक EPS, क्योंकि सर होता ये था समर अटेम्प्ट में EPS आता था और उसके पहले रेशोज आता था। उसने तो समर 18 के बाद से स्ट्रीम तोड़ी ना, तो बच्चे को इस अटेम्प्ट में शॉर्ट पता था EPS आना है समर 18 में। बच्चा बहुत अच्छी तैयारी करके गया, क्योंकि समर 11, 12, 9, बल्कि समर 6, 7, 8, 9, मतलब आप देखना समर में आए जा रहा था ये। अचानक से जब उसने स्ट्रीम तोड़ी ना सर,
तो अब बच्चे को था, तो समर 18 में तो उसको एक्सपेक्टेड थी, ये सवाल उस अटेम्प्ट में है जब एक्सपेक्टेड था, उसमें से भी बेसिक ईपीएस निकालना आसान था, आपने देखा है सर। इसके बावजूद एग्जामिनर का कहना था कि सिर्फ 35% बच्चा इसमें पासिंग मार्क्स ले सका है। मतलब जो है 100 में से 35, 10 में से 3.5 बच्चा है ना सर, तो हमने कहा 20 में से 7 बच्चे ने 6.5 मार्क्स लिए, बाकी वो ये मार्क्स भी नहीं ले पाया। आए सर, ईपीएस कितनी, रुक जा, इसका इम्पैक्ट भी तो आएगा। चले सर अब रुकिएगा, अब सुनिएगा मेरा बच्चा, अगली जो मैं आपसे बात, यहां तक सब क्लियर हो तो बोल दो यस सर, यहां तक सब क्लियर हो तो बोल दो भाई यस सर। आए सर, अब मैं आपको ना अगली बात जो करने वाला हूं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। क्यों इंपॉर्टेंट है? अब अगली जो चीज है ना सर, वो हमने कहा भाई यस सर लिख दो ना, जिसने नहीं लिखा यस सर तो लिखे, ताकि मुझे लगे कि आप लोग जो है क्लियर हैं, टेक्निकल सवाल में हमारे साथ हैं। अब सुनना सर, यहां पर आ रहा है IFRS 9 का थोड़ा कॉन्सेप्ट, आपको याद होगा, नहीं भी याद है तो मैं बता देता हूं सर। हो सकता है हम यहां पर जो इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं ना वो कन्वर्टेबल है, उसके अंदर एक इजाफी ऑप्शन है, हमने शेयर बॉन्ड वाले जो नॉर्मल बॉन्ड होता है उसके अंदर होता है आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, एक वक्त आएगा बॉन्ड खत्म हो जाएगा, पैसे वापस ले लेना। हम कह रहे हैं तुम्हें इंटरेस्ट तो मिल रहा है, लेकिन हम तुम्हें कन्वर्जन ऑप्शन भी दे रहे हैं, तुम चाहो तो इन शेयर्स को फ्यूचर में क्या कर लेना, कन्वर्ट, इन बॉन्ड्स को फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट कर लेना। एक है नॉर्मल बॉन्ड, मैं आपको बॉन्ड दे रहा हूं कि भैया ये बॉन्ड लो, 5 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा, फिर पैसे वापस दे देना। दूसरा हमने कहा कि सर हमारे पास होता है कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है कि तुम्हारे ऊपर ऑप्शन है कि तुम चाहो तो फ्यूचर में इसके बदले में शेयर्स भी ले सकते हो, चाहो तो इनको क्या कर दोगे, कन्वर्ट भी करवा सकते हो, इन कैश भी कर सकते हो। अब सर जब दोनों बॉन्ड्स होते हैं ना तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि दोनों के अंदर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो। जब मुझे पता है मैं तुम्हें एक चीज एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, क्या चीज एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, मैं तुम्हें कन्वर्जन का ऑप्शन दे रहा हूँ शेयर्स के अंदर का, तो मैं तुम्हें वो इंटरेस्ट रेट नहीं दूंगा जो कि मार्केट में मिलता हूँ। मैं तुम्हें इंटरेस्ट रेट क्या दूंगा, कम दूंगा। मैं तुम्हें इंटरेस्ट रेट क्या दूंगा, कम दूंगा। सही है सर। तो अब सर जब इस किस्म का केस होता है ना तो IFRS 9 हमें फाइनेंशियल लायबिलिटी कहती है, वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हमें कहता है IFRS 9 कि यार तुम मार्केट रेट यूज करोगे अपने इंस्ट्रूमेंट पे भी, अपने इंस्ट्रूमेंट का लायबिलिटी कंपोनेंट अलग निकाल दोगे। सर क्या मतलब आए सर, जब ये पढ़ेंगे समझेंगे, वैसे ही IFRS 9 का है, बट मैंने कहा ना सर EPS में इसका कोई ज्यादा अगर इम्पैक्ट नहीं है तो हम इसको अभी खत्म कर लेंगे, नहीं तो एंड में करने के लिए बहुत कुछ होगा ना सर। आए पढ़ते हैं, सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर टॉपिक ऐसा है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ रहा है, एग्जामिनर जब चीजें मिला के दे सकता है तो हमने कहा हम करेंगे सर। आए ये कह रहा है और 1 नवंबर 2016, एक तुम अभी कहाँ खड़े हुए हो, तुम किस साल में खड़े हुए हो, तुम 17 में हो, है ना सर, ये कह रहे हैं 16, पिछले साल की बात है। TL issued 0.8 million 7% convertible bonds at par value of ₹1000 each। एक बॉन्ड की पार वैल्यू कितनी है, 1000, कितनी है भैया, 1000। Each bond is convertible into 3 ordinary shares at any time prior to maturity date of 31 अक्टूबर 2019। ठीक है जी। On inception the liability component was calculated as 760 million। On the date of issue the prevailing rate of interest of similar debt, मतलब similar bond without conversion was 9% per annum। अब सर सुनना, ये हमारे बॉन्ड में और बाकी बॉन्ड्स के अंदर मसला क्या है, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, मैं आपको वो समझाने लगा हूँ। सही है, हमारे बॉन्ड्स में और बाकी बॉन्ड्स के अंदर क्या परेशानी है, क्या चीज़ें हैं। सही है सर, हमने कहा आए, मैं अब आपको वो समझाता हूँ प्रॉपर अकाउंटिंग के तरीके से। सही है सर, ये बस मिटा रहा हूँ मैं। ये क्यों मिटा रहा हूँ, क्योंकि ये अब हमें यहाँ पर जरूरत होगी। आए सर, हमने कहा भैया अब सुनना, हमने कहा 0.8 मिलियन, 8 लाख हमारे पास बॉन्ड्स थे और एक बॉन्ड की वैल्यू कितनी थी, हमने कहा सही एक बॉन्ड की वैल्यू थी 1000। टोटल इनकी अगर मैं वैल्यू को, मैंने कहा 800 मिलियन हो गई, है ना सर। हमने कहा 800 मिलियन के ये बॉन्ड्स हमने इशू किए। अब हमने कहा इस बॉन्ड्स के अंदर या IFRS 9 कहता है, इसको हम कहते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्या कहते हैं, कंपाउंड फाइनेंशियल, कि मतलब
कंपाउंड का मतलब क्या है, इसके अंदर लाइबिलिटी भी है और ये इक्विटी भी, एक तरह से बीच का है, इंस्ट्रूमेंट बीच का है, सही है सर। तो हमने कहा कि लाइबिलिटी भी और इक्विटी भी है, तो आईएफआरएस 9 कहता है कि इसका लाइबिलिटी कंपोनेंट भी निकाल दो, उसके ऊपर तुम इंटरेस्ट चार्ज करोगे, और इक्विटी कंपोनेंट के ऊपर क्या करोगे सर, हमने कहा वो उसको एंड में देखोगे। तो हमने कहा है सर 800 मिलियन, सबकी तवज्जो इधर, इसमें से उसने कहा इसका 760 मिलियन है लाइबिलिटी कंपोनेंट, ठीक है जी। 760 मिलियन कौन सा कंपोनेंट है, लाइबिलिटी। तो हमने कहा भैया इसका मतलब ये है 40 मिलियन क्या है, इक्विटी कंपोनेंट है, ठीक है जी, सही है। 800 मिलियन का लोन था, 760 मिलियन लाइबिलिटी। आईएएस कहता है जब भी तुम कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दोगे तो तुम करोगे क्या, अब सुनना, मैं अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, जब भी तुम कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दोगे तो तुम करोगे ये, उसका निकालोगे लाइबिलिटी कंपोनेंट और इक्विटी अलग कर लोगे। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर खास बात ये होगी कि ये आगे जाके लाइबिलिटी के तौर पे भी सेटल हो सकता है और इक्विटी के तौर पे भी सेटल, जैसे इसके अंदर है। अब उसने कहा जो लाइबिलिटी कंपोनेंट होगा उसके ऊपर तुम मार्केट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करना, उसके ऊपर तुम मार्केट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करना, हालांकि तुम दे रहे हो 7%, लेकिन तुम चार्ज करोगे 9%। तुम ये समझो कि जो मार्केट में 800 मिलियन के शेयर्स हैं, तुम्हारे पास 760 मिलियन के हैं वो, और तुम इसके ऊपर 9% इंटरेस्ट के हिसाब से ही चार्ज करो। अब आइएगा सर, आईएफआरएस 9 पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत तुम्हें याद आएगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई मसले की बात नहीं है। हम सर उसकी एक वर्किंग करते थे, अगर आपको याद हो कि ना याद हो, पता नहीं तुम्हें याद है कि ना याद है, सही है। कितने लोगों ने आईएफआरएस 9, कोई ऐसा है जिसने सर आईएफआरएस 9 नहीं पढ़ा हो, 55 में एफएआर 2 में कोई है ऐसा, कोई है ऐसा जिसने नहीं पढ़ा हो? चले सर कोई मसला नहीं, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो कोई मसला नहीं है। चले सर अब मैं आता हूँ, कोई मसले की बात नहीं होती। हमने कहा सर सीन ये होता है, सीन ये होता है कि हमें इसकी थोड़ी सी वर्किंग्स को देखना होता है, किस हिसाब से, अब मैं आपको बताता हूँ। सर हमने कहा सर ये होता है, एक कॉलम हम बनाते थे अगर आपको याद हो, ईयर या पीरियड, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट पेड और क्लोजिंग बैलेंस। अब सुनना मेरा बच्चा, सबकी तवज्जो में इधर चाहूंगा सर, इंपॉर्टेंट चीज की तरफ मैं आ रहा हूं, इसलिए हम थोड़ा सा आहिस्ते आहिस्ते जा रहे हैं। सर जब कंपनी ने ना ये बॉन्ड्स इशू किए होंगे ना, जब कंपनी ने ये बॉन्ड्स इशू किए, और कब इशू किए, 1 नवंबर 2016 को, तो कंपनी ने 1 नवंबर 16 को एंट्री बनाई होगी। क्या एंट्री बनाई होगी, कंपनी को बैंक में मिले होंगे 800 मिलियन, ठीक है। कंपनी ने आईएफआरएस 9 के हिसाब से लायबिलिटी कंपोनेंट निकाला 760, और इक्विटी कितने से किया, 40, ठीक है सर। कंपनी ने अपने पास ये एंट्री बना दी होगी। अब कंपनी ने कहा 760 के ऊपर हम रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किस प्रकार से, किस लॉजिक से यूज करेंगे वो बताता हूँ। हमने कहा सर ईयर 1, पहले साल क्या है, पहला साल कब शुरू होगा, 1 नवंबर को शुरू होगा, 31 अक्टूबर को खत्म होगा, सही है सर। हमने कहा कंपनी ने कहा ओपनिंग लायबिलिटी कितनी थी हमारी, 760, पहले साल की ओपनिंग कितनी थी, 760। कंपनी ने कहा इसके ऊपर इंटरेस्ट एक्रू होगा 9% के हिसाब से, 760 का 9% निकालो कितना हुआ, 68.4। पे कितना करेंगे, पे करेंगे हम, हमेशा आपको याद हो सर, जब भी पेमेंट होती है ये कूपन रेट पे होती है सर। वो कूपन रेट क्या होता है, वो कूपन रेट अप्लाई होता है फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट अप्लाई होता है फेस वैल्यू। जब पेमेंट होती है, जिसने तुमसे बॉन्ड खरीदा है उसको नहीं पता कि तुमने लायबिलिटी और इक्विटी में इसको तोड़ दिया है, वो तो बोलेगा भाई मैंने 800 मिलियन दिए हैं, मुझे उसके ऊपर तुमने वादा किया था 7% दो, वो तुमसे 7% मांगेगा। तो हमने कहा 7% इसका कितना हो गया, 800 का 7%, 56। तुम्हारे पास ये एलिमेंट आ गया क्लोजिंग बैलेंस, दिस प्लस दिस माइनस दिस, 772 पॉइंट कितना, 4, है ना। अब सुनना मेरा बच्चा, प्लीज 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 सुनना, प्लीज सुनना, मैं आपको इसकी अकाउंटिंग बता रहा हूँ, इसकी अकाउंटिंग बता रहा हूँ, सही है सर। अब इसकी अकाउंटिंग सुनना, हम करेंगे क्या। 1 नवंबर को पैसे मिले, हमने ये रिकॉर्ड कर लिया, 1 नवंबर को पैसे मिले, हमने ये रिकॉर्ड
कर लिया, हाँ या ना? कर लिया ना सर? अब सर इसकी अकाउंटिंग पता है क्या होगी? मैं तुम्हें पहले इसकी अकाउंटिंग समझा दूं, फिर उसके बाद ये इम्पैक्ट तुम लोग इंशाल्लाह समझ जाओगे। तुमने कहा सर अब इसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट एक्रू इतना करेगी, पे इतना करेगी, तो कंपनी इसकी क्या एंट्री बनाएगी? अब सबकी तवज्जो इधर, कंपनी इसकी साल की एंट्री बनाएगी। ये तुम्हें याद आएगा फाइनेंशियल लायबिलिटी में किसी जमाने में FR2 में पढ़ चुके हो, नहीं भी पढ़ा तो कोई मसला नहीं सर। सिंपल अल्फाज में हमने कहा कंपनी 760 के ऊपर 9% के हिसाब से एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगी और पेमेंट करेगी कम, तो कंपनी एंट्री बनाएगी पहले, यही की एंट्री बना, कंपनी ने कहा हम एंट्री बनाएंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे, 9% के हिसाब से कितना बन रहा है? 68.4, ये हमारा एक्सपेंस होगा। लेकिन हमारी बैंक से कितना पैसा जाएगा? 56। कंपनी ने कहा यार जो रिमेनिंग 12 होंगे ना, जो रिमेनिंग 12 होंगे उससे हम अपनी लाइबिलिटी बना लेंगे। हमारी अफेक्टिवली यही तो हो रहा है सर। लाइबिलिटी 760 के साल के शुरू में थी, एंड में कितनी है? 772.4, तो रिमेनिंग 12.4 क्या हो गया? लाइबिलिटी में बढ़ गया। सर कंपनी ये एंट्री बनाएगी, सही है सर। 1 नवंबर 16 को ये एंट्री बनाई, 1 साल के बाद जब पेमेंट का टाइम आएगा तो कंपनी ये एंट्री बनाएगी। तो मैं सर अब तक सिर्फ ये समझा, देखो अभी कॉपी नहीं करना, सिर्फ समझते रहना, सिर्फ और सिर्फ समझते रहना। अब हमने कहा सर इसको भी मिटाने का टाइम आ गया। क्यों सर, इसको क्यों मिटा रहे, मैं बताऊंगा सर। अब मैं आगे बढ़ा, अब मुझे चाहिए, अब हमें क्या चाहिए सर? अब हमें चाहिए यहां पर बॉन्ड्स का इंटरेस्ट क्वार्टर का, कि अगर ये बॉन्ड कन्वर्ट नहीं होते तो हमने कहा कि उसके ऊपर जो है क्या कन्वर्ट हो जाते शुरू में, क्या इंटरेस्ट का इंपैक्ट आता। सर लॉजिकल और टेक्निकल ये IFRS 9 घुस गया है, लेकिन सर अगर हम वो करने के बाद भी यहाँ पर आते ना तो भी तुम लोग परेशान होते, क्योंकि तो उस टाइम तक EPS भूल चुके होते। तो हमने कहा अभी तुम ये समझो कि तुम्हें क्या IFRS 9 तुम्हें आता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस कुछ है, रिकॉर्ड पेमेंट कुछ और करते हैं। हमने कहा एंट्री पहली ये बनाएंगे, दूसरी एंट्री ये बना देंगे, लाइबिलिटी को बढ़ा देंगे। अब सुनना, अब बस एंड पे हम टेक्निकल चीजें कहता हूं लेकिन कर सकते हैं। अब सुनिएगा, हमने कहा सर 760 थी हमारी लाइबिलिटी, मानते हो? हमने कहा सर ये 760 की लाइबिलिटी हमारे पास रही 1 नवंबर से लेकर 1 नवंबर 16 से लेकर 31 अक्टूबर 17 तक। मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो के मान रहे हो सर इसको? चलें सर। अब हमने कहा सर ये जो 760 की लाइबिलिटी हमारे पास रही कब से कब तक? सवाल पे आओ फिर से, 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक। सर 31 अक्टूबर को आपने क्यों लिया? क्योंकि हमने कहा सर 31 अक्टूबर को 1 महीने के बाद हमारे आधे शेयर्स क्या हो गए? कन्वर्ट हो गए। हमारे आधे शेयर सर 1 महीने के बाद क्या हो गए हैं? कन्वर्ट हो गए। अब वो क्या कह रहा है सर? आपके आधे आधे शेयर्स कन्वर्ट हो गए 1 महीने के बाद। आपने कहा यस सर हमारे आधे शेयर्स कन्वर्ट हो गए, कितने महीने के बाद? 1 महीने के बाद। अब सुनना सर, अब हमने कहा कि सर यहां पर आ गई है शरारत। क्या शरारत आई है? अब मैं आपको बताने लगा हूं कि सर यहां पर शरारत हमारे पास क्या आई है। सुनना, ये टेक्निकल पॉइंट आ गया मेरा चंदा। सर ये जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी था ना 760 का, हमने कहा सर सुनिएगा, इसके ऊपर आप इंटरेस्ट, मैं अब कर रहा हूं अक्टूबर का इंटरेस्ट ले रहा हूं। किसका इंटरेस्ट ले रहा हूं? अक्टूबर का इंटरेस्ट। मैं अक्टूबर का अलग लूंगा और नवंबर दिसंबर का अलग, क्योंकि सर अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में आधे कन्वर्ट हो गए ना। अक्टूबर का इंटरेस्ट आप कैसे लेंगे? 760 था आपका, इसके ऊपर रेट कितना था? 9%। ये जो 9%, इसके अंदर जो 760 शामिल है ना, इसके अंदर 9% का रेट था। आपने कहा अक्टूबर 1/12 आप करेंगे। सर ये 1/12 में क्यों करूंगा? 1 महीना। अगर ये बॉन्ड क्वार्टर के शुरू से कन्वर्ट हो जाते तो हमने कहा इस 1 महीने का हमें 760 के ऊपर इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता। तो सर ये कितना हो गया, जरा जल्दी, कितना? 5.7। सर ये 1/12 क्यों लिया? यहाँ पे 3/12 क्यों नहीं लिया? इसलिए 3/12 नहीं लिया मेरा चंदा, क्योंकि रेट एनुअल होता है 9%। हम सिर्फ EPS के लिए क्वार्टर को 3 समझेंगे, और ना रेट तो एनुअल होता है ना सर। अब सुनना, अब प्लीज सुनना सर। 1 नवंबर को क्या हुआ? सुनना सर, 1 नवंबर को, 1 नवंबर 17 की बात कर रहा हूँ या 31 अक्टूबर
17 या 1 नवंबर 17 की बात कर रहा हूँ, कॉपी नहीं करना सर, टेक्निकल चीजें। 772.4 जिस दिन तुम्हारी लाइबिलिटी का बैलेंस था, उस दिन आधे तुम्हारे शेयर वो बॉन्ड्स कन्वर्ट हो गए। मानते हो नहीं मानते? सर जिस दिन तुम्हारा 772 लाइबिलिटी का बैलेंस था, उस दिन आधी लाइबिलिटी खत्म हो गई। लाइबिलिटी खत्म हो गई, क्या बन गई? इक्विटी बन गई। सही है सर। तो मैं आपको कह सकता हूं सर, ये 1 नवंबर 17 को हमारी बुक्स में लाइबिलिटी कितनी आ रही थी? 772.4। इसका 50% आपको क्या बना देना है? इक्विटी। आपने एंट्री बनाई, लाइबिलिटी डेबिट, इक्विटी क्रेडिट। कितनी बची भाई? 772.4 इंटू 50%। कन्वर्ट हो गया ना, आपकी लाइबिलिटी खत्म हुई कितने से? 386.2। सर ये एंट्री हमने बना दी, ऐसा ही है। इसका मतलब है जब मैं नवंबर और दिसंबर के इंटरेस्ट पे आऊंगा, तो मैंने कहा सर जो मेरी ये लाइबिलिटी 772.4 की आ रही थी, तो मैंने कहा लाइबिलिटी जो 772.4 की आ रही थी, इसमें से खत्म हो जाएगा 386.2। तो सर जब अगले पीरियड का ईयर 2 का मेरा ओपनिंग बैलेंस होगा, तो वो इन दोनों का नेट होगा, जो कि 386.2 होगा, है ना सर? सही है सर। तो अगले 2 महीनों पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? 386.2 का अब हम मैं लगाऊंगा 9% इंटू 2/12। ये कितना आ गया? ये आ गया 5 तो हमने कहा सर टोटल कितना आ गया इसका इम्पैक्ट? 11.493। अब हमने कहा सर ये जो नेट ऑफ टैक्स 11.493 का हमारे पास आ गया टोटल इंटरेस्ट। सही है सर। अब हम इसके ऊपर लेंगे टैक्स सेविंग के साथ, तो हमने कहा 11.493 इंटू टैक्स इम्पैक्ट कितना है? 30% था, उससे कितना हो गया? 8.04। तो अब आप 140 में ये ऐड कर दें, 148.04। ईपीएस कितनी आ गई? दिस डिवाइडेड बाय दिस। घट रही है बढ़ रही है? डाइल्यूटिव है एंटी डाइल्यूटिव है? 5.60। तो हमने कहा इसका मतलब है ये डाइल्यूटिव है। ठीक है मेरा बच्चा। सर कॉपी करें, फिर एक दफा फिर से इसका रिकैप करेंगे। जब ये समझ में आ गया तो हमने कहा हाफ ईयर का तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कॉपी करें। सर मोस्ट टेक्निकल सवाल था, लेकिन याद रखें सर, हाफ जो इसमें असल चीज समझानी थी ना सर, अक्टूबर तक 760 थे, उसकी लाइबिलिटी बनी, तुमने 1 महीने का इंटरेस्ट 760, फिर हमने कहा सर जब ये कन्वर्ट हुए तो आधे कन्वर्ट हो गए, तुम्हारी लाइबिलिटी खत्म हो गई। कॉपी करें मेरा बच्चा, फिर एक दफा रिकेप मारेंगे। अब आप सोचें सर, किसी जमाने में 15 नंबर वाले सवाल समर 11 वगैरह में कैसे आते थे और अभी कैसे आते हैं? सर इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि तुम पैदा देर से हुए, है ना सर, और उसमें तुम कुछ कर नहीं सकते। तो सर तुम्हारे दुनिया में आने के बाद और बड़े हो, जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो, चीजें क्या होती जा रही हैं? मुश्किल। सर 13 नंबर का ये सवाल था, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जैसे आप लोगों को पता है, और उसने FAR 2 में तो एक आंसर के अंदर लिख भी दिया। उसने कहा कि भाई जरूरी नहीं है कि जितने मार्क्स बच्चे को नजर आए उतने ही हो। याद रखें ये अकाउंटिंग के पेपर्स में खास तौर पे होता है, प्रैक्टिकल पेपर्स में अगर मैं आपको कहूँ, सही है, कि मार्क्स आपको नजर आ रहे हो तो एक सवाल के 13, एक्चुअल में उसके होते हैं 16-17 मार्क्स। सर एग्जामिनर ये हरकत क्यों करता है? एग्जामिनर ये हरकत इसलिए करता है, एग्जामिनर ये हरकत इसलिए करता है क्योंकि ताकि बच्चों उसको, भाई पेपर तो 100 नंबर पे मैनेज करना है, लेकिन वो आपको मार्क्स ज्यादा रखता है। सर उससे फायदा क्या होता है? फायदा होता है अगर आपने एक आध कोई चीज गलत भी कर दी होगी ना, तो भी आप उस पे सवाल में पूरे मार्क्स ले सकते हैं। कॉपी करें सुकून से, एक दफा रिवाइज करेंगे, फिर इसके हाफ ईयर पे आएंगे। मैंने कहा था ना बेटा, ये एक सवाल ही जो है ना आज की क्लास पे काफी है, और एग्जामिनर इसमें हो भी क्या दरिंदा। और सर इस सवाल के बाद एग्जामिनर ने अब तक ईपीएस
नहीं पूछा। मैंने कहा एक ही दफा में इतना मार लिया इनको कि अब ये खड़े होंगे, सही है, इसके बाद मारेंगे। कर लिया कॉपी, एक दफा रिकैप मारे? अच्छा कर लियो, अभी करो करो करो। नहीं नहीं, 800 का 7%। नहीं, पीएनएल में भी सर ये लाइव 760 का जो 68.4 है ये एक्सपेंस हुआ होगा, तभी तो बेटा हमने एंट्री ये बनाई है चंदा। एक्सपेंस हम सर हमेशा अफेक्टिव रेट और लाइबिलिटी कंपोनेंट के आईएफआरएस 9 के हिसाब से करते हैं। पेमेंट कुछ भी करो वो कहता है एक्सपेंस इस हिसाब से करोगे। चलिए मेरा बच्चा, कर लिया कॉपी? हाँ या ना, यस या नो? जल्दी करो कॉपी। चले जी, आगे आते हैं, आगे आ रहा हूं मेरा बच्चा। आए सर, अब सबकी तवज्जो बोल्ट पे। एक दफा फिर से रिपीट करता हूं सर, शेयर्स का इंपैक्ट उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे सर। इजी था, 1.6 आधे कन्वर्ट हुए थे, आधे कन्वर्ट नहीं हुए थे। आधे जो कन्वर्ट हुए थे वो भी क्वार्टर 3 महीने का था, 2 महीने के बाद हुए थे तो हमने उनका 0.4 का 1 महीने का इंपैक्ट लिया, और जो अनकन्वर्टेड थे उनका हमने पूरे 3 महीने का इंपैक्ट लिया। ये आपको 1.6 उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा सर। फिर आगे आए और हमने कहा सर जब बॉन्ड्स कन्वर्ट हुए, जब हमने कहा सर बॉन्ड्स कन्वर्ट हुए तो बॉन्ड्स के केस में क्या हुआ सर? बॉन्ड्स के केस में हुआ ये, और बॉन्ड से जब इंपैक्ट हमने इसका इंटरेस्ट का इंपैक्ट निकाला तो हमने कहा सर देखें यहां पर जब इस किस्म का कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट होता है तो आईएस कहता है, एफआरएस 9 कहता है कि तुम लायबिलिटी कंपोनेंट को अलग करो और इक्विटी को अलग करो। मैंने कहा ना इसको आईएफआरएस 9 पे छोड़ नहीं सकते क्योंकि सर वहां पर करने के लिए 100 से ऊपर सवाल होंगे, तो हमने कहा ये अभी निपटाना होगा। तो हमने कहा भैया 760 मिलियन और 40 मिलियन, तो हमने कहा सर ये 800 मिलियन थे,
760 लाइब्रेरी कंपोनेंट था आईएफआरएस 9 के तहत। जब तुम इसके सम इंस्ट्रूमेंट इशू कर दो पहली एंट्री ये बना दो, ठीक है जी, हमने कहा बना दी। मतलब फिर तुम इसमें जो लाइब्रेरी कंपोनेंट है उसके हिसाब से इंटरेस्ट बुक करोगे। हमने कहा बुक उसके हिसाब से करो, पे तुम करोगे कूपन रेट करोगे। जो कूपन रेट क्या होगा कि भाई जो टोटल फेस वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगी उसका ऊपर रेट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमने एग्री किया होता है 7%। तो हमने कहा ये कूपन रेट था, इसके हिसाब से हमने पेमेंट की 56, ये एक्रू किया हमने 68.4। तो हमने कहा भैया ये टोटल हो गया 772.4 की हमारी क्लोजिंग लाइबिलिटी हो गई। ये हुई कब लाइबिलिटी? हमने 31 अक्टूबर 2017 या 1 नवंबर 17 को ये लाइबिलिटी थी, सही है सर। तो हमने कहा इसका इंपैक्ट जब हमारे इंटरेस्ट के, तो हमने कहा अक्टूबर में 760 ही था हमारा, साल खत्म नहीं हुआ था। हमने कहा उसके ऊपर हमने 9% के हिसाब से लिया, इम्पैक्ट एक महीने का ये हो गया 5.7। इसका इंटरेस्ट आया अक्टूबर का, क्वार्टर में हमारे का मतलब होता है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। ये आ गया इम्पैक्ट इसका एक महीने का, ठीक है सर। फिर हम आगे बढ़े। अब हमने कहा सर हम आए नवंबर और दिसंबर में आधी लाइबिलिटी पे हो गई, पे मतलब इक्विटी में कन्वर्ट हो गई। तो हमने लाइबिलिटी डेबिट किया क्योंकि शेयर हमने इशू कर दिए होंगे ना इसके, इक्विटी मतलब है शेयर इशू कर दिए, लाइबिलिटी डेबिट कर दिया, इक्विटी क्रेडिट कर दिया हमने 50%। तो हमारे पास अब जो लाइबिलिटी बची ना वो बची 50%। जब हम ईयर 2 के अंदर है, अब मैं अगर इसको थोड़ा सा मिटा करके बताऊं तो आपके पास ईयर 2 में जो लाइबिलिटी बची होगी वो बची होगी 50%। क्यों सर? क्योंकि 50% आपने कन्वर्ट कर दी, कन्वर्ट हो गई, सही है सर। तो लाइबिलिटी आपकी कन्वर्ट होने के बाद 3772 का आधा रह गई, 50% तो 386 की बची। अब अगले सालों में तुम इसके ऊपर इंटरेस्ट दोगे, सही है सर। तो हमने कहा अगले साल के शुरू के 2 महीने थे नवंबर और दिसंबर, 2 महीने का इंटरेस्ट इनके ऊपर आया 386.2 का 9% जो बुक करेंगे इंटू 2/12, तो ये आ गया 5.793। तो हमने एंट्री बनाई होगी 31 दिसंबर वाले साल में, हाफ ईयर में क्या बनाई होगी हमने? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट किया होगा, सही है। और हमने कहा इंटरेस्ट को जब हम एक्रू करेंगे जो 7% के हिसाब से हमने बैंक को या पेबल को क्रेडिट किया होगा, बाकी अमाउंट को हमने लाइबिलिटी में डाल दिया होगा, ठीक है सर। तो ये एक एंट्री थी जो कि गहराई में जाएंगे IFRS 9 में। लेकिन हमने कहा एक्सपेंस आपका आएगा 5.793, ठीक है सर। अब हम आए, हमने कहा सर ये आए, दोनों का इंटरेस्ट प्लस किया, ये आ गया 8.04, ये आपका हो गया क्वार्टर। अब हम आएंगे सर किसकी तरफ आएंगे? अब हम आएंगे हाफ ईयर की तरफ। हाफ ईयर की तरफ हम आएंगे मेरा बच्चा, सही है। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। जब हमने कहा हाफ ईयर की तरफ हम आए, और सबने बोर्ड पे देखना प्लीज, सबने बोर्ड पे, इंपॉर्टेंट सवाल था, मोस्ट टेक्निकल FFR लेवल का। इससे टेक्निकल सवाल आपने देखा है सर नहीं आया, और अनफॉर्चुनेटली मार्क्स भी 23 थे। अब सर आगे बढ़ रहा हूँ तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब मैंने कहा सर अब मुझे इसी वर्किंग को बनाना होगा हाफ ईयर की वर्किंग। इसी वर्किंग को हम बनाएंगे हाफ ईयर वाली वर्किंग। अब सर आपको इंशाल्लाह मसला नहीं होगा, लेकिन सर एक चीज है, अब एक चीज है, अब आपने जब हाफ ईयर पे आए तो आपका दिमाग कहे अलग सवाल। अब आपका दिमाग आपको क्या कहेगा? भैया ये कौन सा सवाल है? अलग सवाल है, सही है सर। जब आप हाफ ईयर पे आए तो आपका दिमाग आपको कहे कि सर ये अलग सवाल है। क्या मतलब सर अलग सवाल का? क्वार्टर का तुमने खत्म कर दिया, हाफ ईयर पे है, सही है मेरा बच्चा। चलिए मेरा बच्चा जल्दी से बताएं, क्या आप लोग तैयार हैं? बढ़ जाएं हाफ ईयर पे तो लिख दे भाई चैट में यस सर। चलें जी, अब हम आए। अब सर हाफ ईयर में अगर आप देखें ना, ऑप्शंस को फिर से कंसीडर करना है कि वो हाफ ईयर के लिए हाफ ईयर के एवरेज प्राइस के हिसाब से इन दी मनी है या आउट ऑफ मनी। और हमने कहा कि सर बॉन्ड्स को तो देखना ही है। अब मुझे बताओ हाफ ईयर्स के हिसाब से, हाफ ईयर के हिसाब से ऑप्शंस के एक्सरसाइजेबल है। हाफ ईयर की मार्केट प्राइस थी, एवरेज मार्केट प्राइस 360 की, और ऑप्शंस पे तुम्हें मिल रहा है 340 का। तो हाफ ईयर के हिसाब से ऑप्शंस एक्सरसाइजेबल है, हाँ या ना? यस सर एक्सरसाइजेबल है, हाँ या ना भाई चैट में बताते जाओ। दो तीन लोग, चार लोग क्यों बता रहे हैं? बाकी लोग भी बताएं। यस सर एक्सरसाइजेबल हैं। तो हमने कहा सर अगर ऑप्शंस एक्सरसाइजेबल है 360 में, आपको हाफ ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें एवरेज प्राइस 360 थी और चल रही थी प्राइस 340, तो हमने कहा हाफ ईयर के हिसाब से ऑप्शंस एक्सरसाइजेबल हैं। हाफ ईयर की डाइल्यूटेड ईपीएस की वर्किंग के अंदर हम इसको कंसिडर करेंगे। अच्छा सर कंसिडर करेंगे तो कैसे करेंगे? हमने कहा अब हम आ रहे हैं क्वार्टर की जगह हाफ ईयर। अली हैदर बॉय जल्दी से मुझे बता दे कि इसका प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल कितना था बेसिक के हिसाब से? 239, और वेटेड एवरेज कितने थे?
23.73, ईपीएस कितनी थी 10.07। अब सुनना सर, यहाँ पर हम आएंगे, सबसे पहले हमने कहा ऑप्शंस का इम्पैक्ट। अब ऑप्शंस के इम्पैक्ट में हमें क्या लेना होता है सर? ऑप्शंस के इम्पैक्ट में हमें क्या लेना होता है? हमें ऑप्शंस में, ऑप्शंस के केस में हमने कहा सर, ऑप्शंस के केस में हमें फ्री शेयर्स निकालने। न्यूमरेटर पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, डिनोमिनेटर के ऊपर हमने कहा फ्री शेयर्स निकालने। अब फ्री शेयर्स कैसे निकालेंगे? फ्री शेयर्स कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है सर। ऑप्शन के अंदर शेयर्स मिलने वाले कितने थे? अगर आप गौर से देखें सर, ऑप्शंस के अंदर जो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास मिलने वाले थे वो थे, वो कह रहा है 6 मिलियन। ठीक है जी। On 8 January so that he should share from giving the holders right to buy 6 million ordinary shares at rupees 340 per share। ठीक है जी। वारंट्स आर एक्सरसाइजेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल के अंदर। हमने कहा भैया वो एक्सरसाइजेबल भी हैं, तो हमने कहा वाह जी वाह, ये तो हो गया मजा। अब हमने कहा सर इनके हम निकाल लेंगे फ्री शेयर्स। बहुत सिंपल है सर, फ्री शेयर्स फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शन कितने थे? 6 मिलियन है ना सर। 6 मिलियन माइनस 6 मिलियन मल्टीप्लाई बाय एक्सरसाइज प्राइस 340 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू 360, कितना हुआ मेरा बच्चा? 0 पॉइंट हसबे जायका 333। तो हमने कहा ऑप्शंस के अंदर जो शेयर्स आए फ्री शेयर्स 0.33333, तो हमने कहा 239 प्लस करो 23.73 में अंदर हसबे जायका 333 24.06333। तो भैया ईपीएस कितनी है? गिरेगी 10 पॉइंट कितनी हो गई? ओहो 9.932। ऑप्शंस की वजह से भी कॉपी नहीं करना, रुक जाओ। हमने कहा ईपीएस गिर गई, चल फिर हमने कहा अब हम आ गए फिर से किसकी तरफ? हमने कहा वही खतरनाक बॉन्ड्स का इशू। खतरनाक तो सर नहीं था, बस आईएफआरएस 9 था थोड़ा सा ना। अब वही बात मेरा बच्चा, बॉन्ड्स के इशू पे जब मैं आया तो मैंने कहा सर बॉन्ड्स के इशू पे वही बीच चीज, अब सुन लो फिर से पुरानी बातें। 0.8 मिलियन थे, सही है। हमने कहा दो हिस्से, 0.4 मिलियन ये कन्वर्ट ही नहीं हुए, नवंबर में भी कन्वर्ट नहीं हुए, ये अनकन्वर्टेड रहे। ठीक है जी। और फिर हमने कहा सर ये हो गए थे 0.4 मिलियन, ये नवंबर में कन्वर्ट हो गए, नवंबर में कन्वर्ट हो गए। तो इसका मतलब है, अब हम बात कर रहे हैं हाफ ईयर की। हाफ ईयर का मतलब है 6 महीने की कहानी देखनी, कितनी पिक्चर देखनी है? 6 महीने की। तो इसका मतलब है सर इनका इंपैक्ट हम लेंगे 6 महीने का, 6 मंथ्स का पूरा, है ना सर। और ये जो नवंबर में कन्वर्ट हुए हैं इनका इंपैक्ट 2 महीने का बेसिक की कैलकुलेशन में यहाँ पर आ चुका था। तो कितने महीने का लेंगे? बचे हुए 4 महीने का। अगर इस साल के शुरू से, मतलब क्वार्टर हाफ ईयर के शुरू से, जुलाई के शुरू से आ जाते, तो हमने कहा इनका इंपैक्ट आ गया कितने का मेरा चंदा? 4 मंथ्स का, 6 महीने और 4 महीने। ठीक है सर। अब हमने कहा आए, हमने कहा हम आएंगे नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन के ऊपर ना, वेटेड एवरेज शेयर्स के ऊपर कैलकुलेशन के ऊपर। अब हमने कहा बेसिक के हिसाब से वेटेड एवरेज शेयर्स थे इसके 23.73, कितने थे? 23.73। ठीक है जी सर। फिर हम आगे आए और हमने कहा ये थे बेसिक के हिसाब से। फिर हमने कहा जो वो अपना बॉन्ड्स थे, प्रेफरेंस शेयर्स क्यों कह रहा हूं मैं बार बार, बॉन्ड्स थे अनकन्वर्टेड, जो कन्वर्ट कभी हुए ही नहीं। हमने कहा 0.4 मिलियन बॉन्ड्स थे, वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात करूं, एक बॉन्ड के बदले में कितने शेयर थे? 3 थे। इनका इंपैक्ट लूंगा पूरे 6 महीने का, 6/6 का। सही है सर। तो ये आ गया 1.2। ठीक है सर। फिर मैंने कहा जो कन्वर्ट हो गए, नवंबर में कन्वर्ट हुए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने वो अनकन्वर्टेड थे, उनका इंपैक्ट आपने कहा ले लेते हैं। कितना लेंगे? 0.4 मिलियन। 0.4 मिलियन एक के ऊपर 3, सही है, मल्टीप्लाई बाय 4/6, कितना आ गया भैया? 0.8। हमने कहा सर ये तो आ गया, इसका शेयर टोटल निकालो 23.73, 1.2 और 0.8, कितना हो गया? 25.73। यस सर। हमने कहा भाई बॉन्ड्स की वजह से वेटेड एवरेज शेयर्स में तो इजाफा हो गया 25 पॉइंट, और सॉरी टोटल
हमने कहा 25.73, इसकी वजह से इम्पैक्ट आया 1.2 और 0.8, ऐसा ही है। हमने कहा कि सर ये हो गया 2 का। हमने कहा चले सर, बेसिक था, ऑप्शंस भी बीच में इसमें तो आ गए थे ना सर, है ना अली इधर। तो ऑप्शन जब हमने इसमें डाले 0.333, और उसके बाद जब हम इसको ऐड करेंगे तो टोटल हमारे शेयर्स बढ़ जाएंगे, है ना सर। खैर हमने कहा बॉन्ड्स की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहा है वो 2 मिलियन शेयर्स का आ रहा है, अनकन्वर्टेड 1.2, और इसका आ रहा है 0.8। सही है सर, 2-4 महीने का। तो हमने कहा टोटल इम्पैक्ट आ गया इसका 2, और नंबर, और ये हमने कहा ये 2 का इम्पैक्ट आ गया वेटेड एवरेज शेयर्स में हो गया। अब सर इसके इंटरेस्ट इम्पैक्ट की तरफ आ रहा हूँ, कॉपी नहीं, बस क्लास इख्तितामी मराहिल में है। सर इसका इंटरेस्ट इम्पैक्ट पे हम आएंगे, सूदी इम्पैक्ट, इंटरेस्ट इम्पैक्ट। अब सुनना सर, सुनना। अब हमने कहा सबसे पहले हम निकालेंगे, क्योंकि हाफ ईयर का मतलब है जुलाई से दिसंबर, ठीक है सर। सबसे पहले मैं निकालूंगा जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का इम्पैक्ट, क्योंकि उस टाइम लाइबिलिटी कितनी थी, 760 की। सही है सर, कन्वर्ट नहीं हुए थे। 760 इंटू 9% इंटू 4/12। सर 12 में क्यों करूंगा, 6 में क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि इंटरेस्ट एनुअल है। 22.8, ये आ गया इसका 4 महीने का इम्पैक्ट। सही है सर। सर फिर क्या हुआ था, 772 में से हमने कहा 0.4 में से 50% कन्वर्ट हो गया, आपकी लाइबिलिटी 386 पॉइंट कितनी बची थी, 2। सही है सर। हमने कहा 386.2 की लाइबिलिटी हमारी बची थी, ऐसा ही है सर। तब हमने कहा अब जो 50%, देखो ये जुलाई से अक्टूबर तो एक भी कन्वर्ट नहीं हुआ, पूरा 760 की लाइबिलिटी थी, फिर आधे कन्वर्ट हो गए। तो हमने कहा नवंबर और दिसंबर पे जब हम आए तो हमने कहा अब सिर्फ ये वो शेयर हैं जो अनकन्वर्टेड है, वो बॉन्ड्स है। 386.2 का 9% इंटू 12, 2/12 कितना हुआ, 5.793। टोटल कितना है, 20। सर ये बिफोर टैक्स है, हाँ या ना, बिफोर टैक्स है ना। हम इसका इम्पैक्ट लेंगे नेट ऑफ टैक्स, 28.593 का लेंगे 70%, वो कितना हो गया, 20.015। तब आपने कहा सर टोटल करूं, ये हो जाएगा 26.06333, इसको ऐड करो, ये हो जाएगा 259.015। और अब मुझे बताओ, ईपीएस कितनी आ रही है। सर ये 932 थी, और ये हो रही है 9 पॉइंट, इसका मतलब है इसका इम्पैक्ट क्या है, एंटी डाइल्यूटिव। इसका मतलब है कि जो तुमने इतनी ख्वारी की वो क्या हुई, जाया हुई। ईपीएस आपने जो है डाइल्यूटेड हाफ ईयर की शो करनी है, वो कितनी शो करनी है, 9.932। ये हमारी हो जाएगी डाइल्यूटेड ईपीएस। कॉपी करो मेरा बच्चा। हाय सर, हाँ पेपर में सर अगर टाइम ना हो तो हम ये लिख सकते हैं, एक आदमी ये सवाल पूछ रहा है कि भाई इम्पैक्ट एंटी डायलेटिव है इसलिए मैंने कंसिडर नहीं किया, टाटा बाय बाय, आई कैप दफा हो जाओ। तो आई कैप जो है ना, वो आप जुआ खेलेंगे, अगर वाकई में एंटी डायल्यूटिव नहीं हुआ तो आपकी बचत है, वो समझेगा चलो यार बच्चे के पास टाइम नहीं था उसने कर दिया। लेकिन सर अगर इसका गलती से इम्पैक्ट आ गया ना, डायल्यूटिव आ रहा हो, तो आप सोचें आई कैप क्या करेगा आपके साथ। सर इसीलिए कहते हैं अगर आप सिर्फ 2 डेसिमल तक भी ले तो राउंड ऑफ, अब देखो ना 932 था तो तुम 93 लेते हो, और 937 था तो तुम 94 करोगे, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। सही है सर। हाय सर, तो इसका मतलब क्या है, तुम लोग कब पैदा हुए हो, देर से। क्योंकि सर अगर तुम टाइम पे पैदा हो जाते, जल्दी पैदा हो जाते, तो सर तुम्हें इतने मुश्किल सवाल, लेकिन सर यकीन माने आगे जा रहे हैं, इस तरीके से आगे जाते जा रहे हैं। इस सवाल के बाद एग्जामिनर कुर्सी लगा के बैठा हुआ था बाहर और पूछा कैसा दिया। सर आप सोचे तो सही, ये सवाल मैं सच बता रहा हूँ, इन सवालों को हम आई के पहुंचे तभी सवाल उठाते हैं, हम बोलते हैं भाई एक बात हमें बताओ, अल्लाह को मानो और हमें एक बात बताओ कि यार ये सवाल तुमने दे दिया, इतना बड़ा सवाल, सही है। अच्छा चले, हमें समझाने में क्लास में करने में टाइम लगा,
लेकिन फिर भी सर ये 13 नंबर का सवाल पेपर में जो है ना बच्चा तमीज से करे ना तो उसका टाइम ले ले 25 मिनट 30 मिनट, क्योंकि ये तो एक सवाल में तुम 2 सवाल पूछ रहे हो ना। हाँ सर हम इसकी मार्किंग प्लान भी देखेंगे, क्योंकि सर ये चीज़ें देखना जरूरी है। ये चीज़ें अगर हमने नहीं देखी ना तो सर हमें पता तो चले वो अपने जज्बात का इजहार हमसे कैसे करता है सवालों में। हम खोलेंगे सर इसकी मार्किंग स्कीम भी। कर लिया कॉपी तो बढ़ जाऊं इसके आंसर आंसर की तरफ जाए उसकी तरफ कमेंट्स। ये लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन है विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट। उमर सर अगर दो बॉन्ड 2015 में, हाँ सर अगर जब तुम इसको 2 साल की वर्किंग करते हो उसके बाद जो है डिवाइड बाई 2 करते, बिल्कुल ठीक है उमर, सवाल है उमर का। चले मेरा बच्चा, अब आए सर। देखें सर सवाल का स्ट्रक्चर वही था, IFRS 9 के साथ लिंक था, लेकिन एग्जामिनर ने कहा सिर्फ 35% बचे। सर देखें जरूरी है, मैं आपको सच बताऊं, मैं भी, हम कैफ लेवल पे भी इतना गौर नहीं देते, लेकिन मेरा बच्चा आप याद रखो यहाँ पर जो है ना हम सब ने इंशाल्लाह होना है पास। सही है सर, पास होने का तकाजा ये है, पास होने का तकाजा ये है मेरा बच्चा कि आप लोगों को पता हो एग्जामिनर क्या क्या रहा है, किस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट है, वो गलतियाँ क्या। सर अब तो जो रिसेंट अटेम्प्ट के सवाल आते हैं उसके अंदर तो उसने काफ़ी चीज़ें बड़ी वो कर दी ना, स्ट्रीमलाइन कर दी, चीज़ों को सही कर दिया। चलिए सर पहले मैं इसकी शो कर रहा हूँ आपको लोगों को मार्किंग स्कीम। ताकि आपको आए कॉन्फिडेंस। आए सर, बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस के सर ये सवाल जो था, सही है सर, हमने कहा वो क्वार्टर के अलग 6 नंबर थे और हाफ ईयर के थे 7 नंबर, ठीक है जी। हमने कहा अब आप देखें बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर। अब आपने कहा, उसने कहा वेटेड एवरेज नंबर से शेयर्स निकालने का दे रहा हूँ 2, ठीक है जी। उसने कहा वारंट का इम्पैक्ट जो कि क्वार्टर में तो था भी नहीं उसका दे रहा हूँ 1 नंबर, तो तुमने 6 में से 3 नंबर तो यहाँ पे निकाल सकते हो, क्योंकि सर वेटेड एवरेज शेयर्स में कोई सच मसले की बात थी नहीं, सही है। और 1 नंबर यहाँ का तुमने कहा, अगर बॉन्ड्स के इम्पैक्ट में मैंने कोई गलती कर भी दी तो मैं आधे नंबर ले सकता हूँ। उधर जाते हैं सर, उधर अगर आप जाएं तो इसने कहा इम्पैक्ट ऑफ वारंट ऑन ईपीएस, अगर आपने हाफ ईयर में इम्पैक्ट सही ले लिया वारंट्स का, मतलब 0.33 सही निकाल दिया, 1.5 नंबर तो आप यहाँ भी उठा सकते थे। इसी तरीके से उन्होंने कहा वेटेड एवरेज शेयर्स के यहाँ भी 3 नंबर थे, तो क्वार्टर के 6 में से 3 नंबर आसान थे सर, इसके 7 में से, इसमें बॉन्ड्स का इम्पैक्ट के 2.5 नंबर थे, इसके 7 में से 4.5 नंबर आसान थे। तो आप सर 13 में से 7.5 नंबर जो है ना आराम से निकाल सकते थे, नहीं तो 6.5 निकाल सकते थे। मसला क्या है कि सर हम डरते बहुत हैं और हम ये भूल जाते हैं कि डर के आगे क्या है, जीत है। आए सर क्वेश्चन नंबर्स का अब हम पढ़ते हैं एग्जामिनर कमेंट्स। क्वेश्चन रिक्वायर्ड कंप्यूटेशन ऑफ क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली बेसिक एंड diluted earnings per share. Passing ratio in this question was 35.5%.
Quarterly and half-yearly earnings per share were examined for the first time. Therefore, students could not handle the question well. Common mistakes were as follows. Weighted average number of shares was incorrectly computed. In making calculation, most of the students correctly multiplied the number of shares outstanding by months outstanding, but divided the same by 12 instead of 3 for quarterly or 6 for half-yearly. Interest amount on convertible bonds was computed incorrectly by majority of the students as they ignored the fact that outstanding principal was required to be adjusted on 8 November as the installment was paid on that date. मतलब 760 का आपको लेना था, 772 निकालना था, बच्चों ने डायरेक्ट बिस्मिल्लाह किया, 760 डिवाइडेड बाय 2. सही है सर, ये IFRS 9 का, इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा. फिर कह रहा है इम्पैक्ट ऑफ शेयर वारंट्स वाज कंसीडर्ड इन कंप्यूटिंग द क्वार्टरली डाइल्यूटेड अर्निंग्स पर शेयर. The students failed to realize that it was out of money and hence lost mark for ignoring it. इसने कहा बाज़ दफ़ा तुम्हें जिंदगी में किसी को इग्नोर करने पे कुछ नहीं मिलता हो, लेकिन पेपर में मार्क्स 1 नंबर था इग्नोर मारने का, वो भी कह रहा है कि इग्नोर मारो. सर इसके ऊपर लिखेंगे लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन. इसका लर्निंग आउटकम लिखेंगे IFRS 9 विद IAS 33. लर्निंग आउटकम लिखेंगे IFRS 9 विद IAS 33. और सर इसका लर्निंग आउटकम नंबर 1 होगा IFRS 9 विद IAS 33. ठीक है सर. लर्निंग आउटकम नंबर 2 लिखेंगे. हमने कहा सर इसका लर्निंग आउटकम नंबर 2 भी है. जी मेरा बच्चा, लर्निंग आउटकम नंबर 2 लिखेंगे आप लोग. कंप्यूटेशन ऑफ क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली EPS. कंप्यूटेशन ऑफ क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली EPS. अच्छा सर, ये जो सवाल था ना, ये IAS की एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल थी. ये IAS की एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल थी. सही है, बहुत लंबी अच्छी एग्जाम्पल थी. ये आप लोग खुद करेंगे ना तो ये देखें, हमने कहा नया सवाल नहीं था. एग्जाम्पल आखिरी है हमारा. एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 54, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल 12 ऑफ IAS 33. सही है सर. क्वेश्चन नंबर 54 है बिल्कुल. इसमें तो 4 क्वार्टर की बातें की तुमसे, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा. लेकिन सर इसी सवाल की बेस पर ये थी. इस एग्जाम्पल को आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है. मैं आप लोगों को इसका दूंगा इंशाल्लाह आंसर. ये एग्जाम्पल भी काफ़ी हद तक जो है सर डूएबल है. सही है सर. लेकिन अब आपने के लिए तो अब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी. लेकिन मेरी एडवाइस है पूरा जब EPS तुम रिवाइज करके ख़त्म कर दो ना, उसके बाद ये करना. अगली क्लास EPS की आखिरी क्लास होगी सर. उसमें हम जो बेसिकली मैं आपको करवाऊँगा वो मैं आपको करवाऊँगा सर कुछ IAS की और एग्जाम्पल. ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 है, जिसके अंदर आ रहा है कि जो है भाई ये चीज़ें हैं, मैं आपको इस तरीके से करवाऊंगा. ठीक है सर. और जो है क्या कहते हैं, जिसके अंदर भी हमने कहा सर क्वार्टर का इम्पैक्ट है 52 कंटिजेंटली इशुएबल शेयर्स वाली, ये एग्जांपल करवाऊंगा आपको. और सर अगली क्लास में एक क्विज भी होगा EPS का. ये दोनों चीज़ें होंगी और EPS इंशाल्लाह अगली क्लास में हमारा अब तक के लिए क्या हो जाएगा, ख़त्म. अगली क्लास होगी हफ्ते को, अगली क्लास होगी हफ्ते की शाम में 6:30 बजे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. कोई सवाल हो तो मुझसे व्हाट्सएप वगैरह पे पूछ सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.